से ज़्यादा सलमान खान और परिवार के साथ इनके पंगों की पहुंचती है। इंडस्ट्री में जो लोग इन्हें जानते हैं वो फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के छोटे भाई अभिनव कश्यप के रूप में जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे। मेरे सलमान खान के बारे में जो व्यूज़ हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के तो सब लोग जानते हैं, सलमान खान भी जानते हैं। 5 साल पहले जब सुशांत की डेथ हुई थी उस टाइम बहुत सारे ये प्राइवेट मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे कि सुशांत ने डेथ क्यों हुई, सुइसाइड क्यों हुआ, सुइसाइड हुआ कि नहीं, मर्डर हुआ कि नहीं, इस तरह की बातें, बहुत रूमर्स थे। तो मैंने उस समय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें, क्योंकि मैं भी निजी तौर पे सुशांत को जानता था पर्सनल, और वो किस तरह का इंसान था, और मुझे भी लगता था वो आत्महत्या नहीं कर सकता। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, ओपन लेटर लिखा था, टैग करके सोशल मीडिया पे कि वो शायद पहुंच जाए उन तक, और जिसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ है इस इंडस्ट्री में, और लगभग सुशांत के बारे में भी यही सुनने को आ रहा था, उसी तरह की चीज़ें हुई। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ थे। अच्छा। पर कुछ झूठ नहीं लिखा है। हाँ, मेरा जो सलमान के बारे में ओपिनियन है या उसकी फैमिली के बारे में, वो यही है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये अपराधी हैं, जरायमवादी लोग हैं और प्रूवन अपराधी हैं। सलमान को तो 5 साल की सज़ा भी हुई है शायद इलीगल आर्म केस में। जी। फिर सेम डे बेल भी हो गई और तब से शायद ये बेल में है। तो ये एक तरह से कन्विक्टेड अपराधी है, अभी बेल पे बाहर है। और इसके हिट एंड रन केस का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर वो डियर वाले केस में अभी क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से हायर कोर्ट में चैलेंज किया राजस्थान गवर्नमेंट ने जी। क्योंकि उसको निचले कोर्ट ने शायद बरी कर दिया था, तो वो भी अभी चल रहा है, शायद कुछ भी क्लोज नहीं हुआ है। तो जो अपराधी है वो है। बहुत सारी बातें तो मैं भी जानता हूँ। दबंग फिल्म आपके पास थी और फिल्म के लिए कहते हैं कि 2 साल तक ये फिल्म मार्केट में घूमी, कई लोगों को ऑफर हुई, लेकिन आपको प्रोड्यूसर नहीं मिल पाया था बड़ा, ऐसा कहते हैं। देखिए वो सब इरेलेवेंट है। हाँ, ये सब सच है। अच्छा। पर वो इरेलेवेंट है। मैं आपको वहाँ से कहानी बताता हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त सुनील बोरा के थ्रू अरबाज खान से हुई। ओके। हाँ, तो मैं फिल्म पिच कर रहा था तमाम एक्टर्स को, तो उसने मुझे कई सारे एक्टर्स के नंबर दिए थे क्योंकि मैं नया था तब। आई वॉज 34 years old देन। ओके। हाँ, एंड आई केम फ्रॉम टीवी फिल्म्स में, आई डिड नॉट नो मैनी पीपल। तो उसने मुझे कई नंबर दिए, उसमें से 2 people रिस्पॉन्डेड एट द टाइम। आई रीच्ड आउट टू लॉट ऑफ पीपल कि आई हैव अ स्क्रिप्ट, इसका ये समरी है और आई वुड लाइक टू मीट। तो उसमें अरबाज ने रिस्पॉन्ड किया था और एक जॉन इब्राहिम ने किया था। तो जॉन इब्राहिम ने मुझे कहा कि मैं मायामी में हूँ, शायद तब दोस्ताना की शूटिंग हो रही थी। तो जॉन रिस्पॉन्डेड टू माई मैसेज एंड उसने कहा कि मैं आके मिलता हूँ, मैं अभी यूएस में हूँ, तो 1 महीना लगेगा। और दूसरे थे अरबाज खान, और फ्रैंकली मैं अरबाज खान पे बड़ा कीन नहीं था। मैंने मैसेज सबको भेजे थे, पर अरबाज खान को मैंने सोचा तो सुनील ने मुझे एक किया कि यार तू एक बार मिल, हाँ इंडस्ट्री का पैदा हुआ लड़का है, एक बार मिल देख वो क्या कहता है क्या नहीं। तो मैं अरबाज खान से मिला, उसमें सुनील भी था और मुझे उस दिन कोई और भी मीटिंग थी। तो जल्दी जल्दी में अरबाज खान ने मुझे 15 मिनट टाइम दिया, तो 15 मिनट में मैंने एक शॉर्ट नरेशन दिया, तो ही लव्ड इट। तो पर मैं नरेशन कहानी सुनाई थी, मैंने ये नहीं बोला कौन सा रोल। तो उसने बोला आप कौन से रोल में मुझे सोच रहे हो। मैं कहा मक्खी। तो ही सेड व्हाई नॉट चुलबुल। तो मैं कहा नहीं, आई हैव समवन एल्स इन माइंड, आई कैन ओनली ऑफर यू दिस। तो थोड़ी देर उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकता चुलबुल, ये वो। डायरेक्टर्स को ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अरबाज उस समय उसकी फिल्में चलती वलती थी नहीं, करियर खत्म हो चुका था। तो मैंने कहा सपोर्टिंग रोल ठीक है पर मेन रोल नहीं। तो उसने बोला मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगा। तो मैं आप पढ़ लो, मक्खी का भी रोल अच्छा है। तो वो स्क्रिप्ट ले गए मुझसे एंड देन आई लेफ्ट फॉर द मीटिंग। 10-15 मिनट की मीटिंग रही होगी मेरी। मुझे 4-5 घंटे बाद अरबाज का फ़ोन आया
कि सर मैंने पढ़ ली स्क्रिप्ट, मैं करने को तैयार हूँ मक्खी, एक शर्त पे। मैं क्या? आप मुझे फिल्म प्रोड्यूस करने दो। आपका प्रोड्यूसर कौन है? मैंने कहा अभी कोई नहीं है, ढूंढ रहा हूँ। जब एक बार कास्ट वास्ट टेंटेटिव हो जाएगी तब प्रोड्यूसर भी मिल जाएगा। तो सपोर्टिंग रोल के कहते लिए हैं तैयार आप थे और मुझे प्रोड्यूस करने दो तो मैं फिल्म करने को तैयार हूँ। ठीक है, आई डोंट माइंड, आई एम विलिंग टू कंसिडर। तो उसने बोला मुझे एक दिन का टाइम और दो, मेरे घर में सोहेल है, सोहेल पहले भी फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है, एक बार आपको सोहेल को फिर से सुनानी पड़ेगी शायद। तो मैं ठीक है। फिर रात को मुझे मैसेज आया कि कल सुबह आप सोहेल के घर इतने बजे, 8 बजे आ जाओ। तो सुबह सुबह तो मैं गया सोहेल के घर, मैंने स्क्रिप्ट नरेट की, सोहेल को भी अच्छी लगी। सोहेल ने कहा कि थोड़ी लंबी है तो ट्रिम, मैंने कहा ठीक है ट्रिम कर दूंगा, बड़े को छोटा करना वो बहुत आसान है। तो देन ही सेड मेन में आप किसको सोच रहे हो? तो उस वक्त मेरी रणदीप हुड्डा से बात हो रखी थी और रणदीप ने 2 ही फिल्में की थी तब, डी और रिस्क। नया एक्टर था और मुझे थोड़ा रफ एंड टफ रॉ आदमी, दिखने वाला आदमी चाहिए था। तो रणदीप वुड हैव फिटेड दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। तो मैंने रणदीप को सुना रखी थी, रणदीप ने हाँ कहा था। मैंने कहा मैं रणदीप हुड्डा सोच रहा हूँ। तो नहीं यार, रणदीप हुड्डा क्या क्या मार्केट है, कौन पैसे लगाएगा, कोई बड़ा हीरो सोच। तो मुझे इन लोगों ने एग किया। मैंने कहा यार मुझे तो रणदीप, और वाकई मुझे डिफिकल्टी हो रही थी फंड्स रेज करने में, रणदीप पे पैसे लगाने को बहुत लोग रेडी नहीं थे क्योंकि उनको सेटअप चाहिए होता है बड़ा। रणदीप तब न्यूकमर था, बड़ा नया सा लड़का था। तो मैंने कहा यार सोचता तो मैं बहुत बड़ा बड़ा हूँ, हाँ, लेकिन एक्टर्स मिलते ही नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं देते। कहते यार हम जानते हैं ना पूरी इंडस्ट्री को, हम मिलवा देंगे, तो बोल कोई बड़ा स्टार बोल। तो मैं कहा यार वैसे तो सनी देओल, संजय दत्त बहुत अच्छे हैं और सलमान की भी बॉडी वॉडी अच्छी है, अगर वो टफ रोल कैरी कर पाएगा तो वाई नॉट सलमान ऑल्सो। तो सलमान के नाम पे दोनों भाई कूद पड़े, अरबाज और सोहेल की। सलमान तुझे लगता है कर लेगा? मैं कहा उसको लगना चाहिए, मुझे तो लगता है कर लेगा, थोड़ा सा मुझे उसके इमेज को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सलमान की तब इमेज वो छिछोरे वाली थी, ना सड़क पे लड़की छेड़ना, तेरे नाम वाली। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ जब मैंने फिल्म साइन की थी। तो उसकी इमेज तेरे नाम वाली, वो छपरी आशिक जो होते हैं ना, लड़कियां छेड़ते हैं सड़क पे, और फिर वो एक पार्टनर में तौलिया वाला डांस था, तो एक छपरी की ही, मवाली की उसकी इमेज थी। तो मैं कहा थोड़ा सा इमेज मुझे ना चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम चेंजेस, बट आई थिंक ही कैन कैरी इट ऑफ क्योंकि मसल वसल था उसका। He had that tough आपने person. सजेस्ट किया था अरबाज खान एंड सोहेल खान को क्या कि सलमान को इमेज चेंज करना पड़ेगा या ये सब करना देखो पड़ेगा? अब इतने साल पहले की बात ना, वर्ड फॉर वर्ड आप बोलोगे कि आपको याद है तो नहीं, पर ये हमारा डिस्कशन हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड। जैसा कि आपने बताया कि हाँ। आपको लीड स्टार चाहिए था और बड़ा स्टार रणदीप हुड्डा आपके मुझे माइंड में नहीं था। चाहिए था, हाँ, उनको चाहिए था। उनको चाहिए था सो दैट द प्रपोजल स्टार्ट्स लुकिंग मोर वायबल। So amongst them, I had proposed Sunny Deol, Sanjay Dutt, and Salman Khan. So when I said Salman Khan, they jumped at it. Okay. So they set a condition: is like, let's narrate it to Salman, and it's up to him. If he likes it, we like it. Then we are doing this film. Okay. So that was the agreement. वो कुछ दिन गए बीते, एक दिन अचानक मैं सुबह उठा तो देखा, तब ये स्मार्टफोन तो थे नहीं, वो मुझे एक SMS था, डन, अननोन नंबर से। फिर मैंने दूसरा मैसेज खोला, दूसरा एक मैसेज आया रखा था, उसमें लिखा था सलमान खान, और दोनों सेम नंबर से आए थे बारी बारी से। तो मुझे थोड़ा नींद में ना सुबह दिमाग कम काम करता है, मैं सोच ही रहा हूँ कि यार सलमान खान डन, और देखा रात को कुछ 25-26 मिस्ड कॉल हैं, कुछ 3-3:30 बजे रात को। तो आई कुड नॉट पुट इट ऑल टुगेदर इन माई हेड। तब तक अरबाज का फ़ोन आ गया, उनका नंबर सेव था मेरे फ़ोन में। मैंने उठाया, कहते कैसे सर आप इतने एरोगेंट हो, फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने कहा सर आपने कब फ़ोन किया?
कहते हैं मैंने नहीं, भाई कर रहे थे फ़ोन रात को और तुम उठा नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं मेरे घर में बेडरूम में मैं फ़ोन नहीं रखता, मैं अपनी स्टडी में चार्जिंग पे लगा के जाता हूँ रात को 3-3:30 बजे। मुझे क्या पता कि कौन फ़ोन कर रहा है जब मेरे पास सेव्ड ही नहीं है नंबर। तो कहते हैं एनी हाउ रात को हम लोग सब साथ बैठे थे, मैंने भाई को सुना दी कहानी एंड ही लव्ड इट एंड ही इज़ डूइंग द फिल्म। अच्छा बढ़िया है। कहते हैं पर तुमको एक बार आके पूरा नरेशन देना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी आप बोलो मैं दे दूँगा। फिर कुछ दिन गए और एक बार मुझे वीर के सेट पे बुलाया। वीर की शूटिंग जस्ट स्टार्ट हुई थी, उसमें वो गाने का शूट चल रहा था, ताली मार दे हत्थी वीरा। तो 1-8 घंटा वेट किया, शॉट वॉट देकर सलमान आए और काफ़ी औरा था, भौकाल था, भीड़ इकट्ठा थी उनको देखने। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, मुझे लगा यार यहाँ पे नरेशन देना पड़ेगा भीड़ भाड़ में तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मैंने, सलमान बैठे मेरे सामने, एक आधे घंटे तक मुझे घूरा। क्यों घूर रहे थे, क्या देख रहे थे मालूम नहीं। हाय हेलो कुछ नहीं? नहीं वो बस देखा जिससे सलमान करता है ना, बस घूरा आमने सामने बैठ के। फिर ऐसा कुछ किया। फिर सोहेल को बुलाया, सोहेल कम हियर, मेरी और कौन कौन सी फिल्म पाइपलाइन में है। उसने, सोहेल ने कुछ 3-4 नाम लिए, एक भी बनी नहीं। पार्टनर 2, नो एंट्री 2, ये सब कब से स्केड्यूल्ड है। तो कहते हैं उसके बाद नो एंट्री 2 है, पार्टनर 2 है और फिर एक आधे और थी, फिर ये दबंग। तो ऐसा, तो ये मुझे इशारा था कि दबंग पहले बनेगी, ये सब बाद में। अच्छा। तो मैं खुश, कोई कन्फर्मेशन कुछ नहीं था। फिर मैंने बोला सर बस एक रिक्वेस्ट है, ये नरेशन आज मत, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, आज नहीं रखेंगे नरेशन, मैं किसी और दिन आपको। कहते हैं आई नो होता है, हाँ, और विल डू इट एट होम। और फिर मैं कहा ठीक है आई लीव यू देन। तो सोहेल ने बोला कि सर आप डोंट गो लाइक दिस, साइनिंग कर लेते हैं। तो एक साइनिंग चेक पकड़ा देते हैं आप वहीं बिना नरेशन के? हाँ। तो मैंने कहा कि यार अगर आप साइनिंग आज कर रहे हो, मेरी एक बस रिक्वेस्ट है, ये फिल्म एक प्रोड्यूसर थे रवि अग्रवाल, उनके साथ मैं साइन था इसी फिल्म के लिए। मैं उनसे, उनको मुझे 5 लाख रुपए लौटाने हैं, तो जो भी साइनिंग दो 5 लाख के ऊपर देना। तो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का एक चेक दिया उस दिन। और फिर मैंने रवि अग्रवाल के 5 लाख रुपए लौटाए और उनसे एनओसी लिया। और फिल्म, इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में ओरिजिनल राइटर दिलीप शुक्ला थे, उनको कुछ पैसे गए थे उसमें से, तो उनसे एनओसी लिया। और बाद में पूरी फिल्म मैंने रीराइट करके चेंज कर दी थी दिलीप शुक्ला की स्क्रिप्ट से इंस्पिरेशन लेके। तो दिलीप शुक्ला, चूंकि इंस्पिरेशन वहाँ से आया था, बीज वहाँ से आया था, तो मैंने उनको बराबर का क्रेडिट दिया। क्रेडिट है हाँ, उनको, उनसे उन्होंने बोला था कि मुझे फर्स्ट क्रेडिट मिलना चाहिए, पैसे तो मैं ले ही चुका हूँ, तो मैंने पूरा दिया उनको। उसके बहुत बाद में एक दिन सलमान के घर पे बुला के मुझे कहा गया नरेट करो, तो मैं, और नरेशन हुआ। फिर सलमान को एक जगह एक सीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसने कहा ये चेंज कर दे, तो थोड़ा उस पर डिस्कशन में मैंने कहा ठीक है चेंज कर दूंगा। ड्रिंक लेता है तू, मैंने कहा हाँ, तो ड्रिंक विंक बनाई गई। फिर उनके डैडी आए सलीम खान, तो उनको बोला डैडी को वो सीन सुना, वो सीन सुना, तो डैडी को सुनाए, उनको भी अच्छे लगे। बस वहाँ से शुरुआत हुई। तारकास जो थी वो आपके हाथ में थी या जो सोनाक्षी की एंट्री नहीं, थी वो? देखो किसी भी डायरेक्टर को, मैं टीवी में 10 साल से डायरेक्टर था तब, तो और मेरा टीवी का सारा काम में सारे डिसीजंस मेरे ही होते थे, पर चैनल से सलाह मशवरा होता था कि चैनल को क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बताता था, चैनल को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बताते थे, उनके रिकमेंडेशन। तो ये कंसेंसस से होता है कोई भी डिसीजन, पर फाइनल डिसीजन नॉर्मली एक डायरेक्टर का होता है। ओके, ठीक है, तो मुझे तो लगता था डायरेक्टर ही सब डिसाइड करेगा, पर वो जब मैं घुस गया फिल्म में तब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यार ये तो, और शुरू में बातें बड़ी वो थी, कंसेंचुअली होती थी। वो कहते थे कोई बड़ा नाम सोचो, तो बहुत सारी कास्टिंग जो है
अनुपम खेर, ओमपुरी, ये सब मेरी चॉइस थे। कुछ लोग जैसे हम धर्मेंद्र को कास्ट करना चाहते थे, विनोद खन्ना जी की जी पहले, पर मैं धर्म जी से एक बार मिला और धर्म जी ने मेरा हाथ पकड़ते ही बोला बेटा कुछ अच्छा होगा तो ही देना, वरना मेरे को बताना नहीं। तो मैं डर गया था उन दिनों। एक बड़ी किस्सा वायरल हो रहा था कि धर्मेंद्र से किसी ने कुछ गलत काम करवा लिया, कांति शाह ने, हाँ, उनकी सनी देओल ने पिटाई कर दी थी। हाँ, ट्रू। तो मैं डर गया। धर्म जी का हाथ इतना मोटा, मोटी उंगलियां, मैं कहा यार ये कोई मेन रोल तो है नहीं, अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेन रोल होगा। फिर बाद में सलमान की वांटेड खत्म हो चुकी होगी, तो सलमान ने ही सजेस्ट किया कि यार विनोद वीके सर से बात कर। तो मैं गया, वीके सर तब मलाबार हिल पे रहते थे, उनको नरेट किया, उनको अच्छा लगा। और फिर भाइयों ने पैसे वैसे की बात की, सोहेल, पैसे की बात तब सोहेल करते थे। अच्छा। तो और डन हो गया। वैसे ही डिम्पल मैम से मिला मैं। वो भी सजेस्टेड थे खान फैमिली की तरफ से या आप ही? नहीं, मेरी तरफ से एक ही रोल सजेस्टेड था, सोनू सूद। अच्छा। क्योंकि सोनू मेरा बहुत पुराना दोस्त था। सोनू को शायद इंडस्ट्री में पहला नोटिसेबल काम मेरे थ्रू ही मिला था, युवा में। ओके। जिसमें अभिषेक के एल्डर ब्रदर का रोल था और मणि सर का ऑफिस नहीं था बॉम्बे में, तो उनकी कास्टिंग मैं कर रहा था, मैं उनका असिस्टेंट था जी। तो सोनू का रिजेम्बलेंस बहुत था एक यंग अमिताभ जैसा, उसके लंबा फेस है, लंबी नाक है। तो मैंने मणि सर को सजेस्ट किया था कि यार इस लड़के, हालांकि ये बहुत नया है, थोड़ा पंजाबी टोन है इसके बातचीत करने में, पर अभिषेक से इसका फिजिकल रिजेम्बलेंस अच्छा होगा तो दोनों अच्छे भाई लगेंगे। देन मणि सर डिसाइडेड कि ही वाज अ गुड चॉइस एंड वी कास्ट हिम। और जब शूटिंग हो रही थी युवा की, तो चेन्नई में, कोलकाता में बाकी सब तो यूनिट के लोग साउथ इंडियन थे, सोनू मैं हिंदी में फंस जाते थे, तो हम दोनों होटल में साथ में रहते थे और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से सोनू का हिंदी का करियर टेक ऑफ हुआ एंड देन ही सब्सिक्वेंटली डिड सम रोल्स। तो विलन में आई वांटेड समवन हु लुक्ड स्ट्रॉन्गर देन सलमान physique wise and I knew Sonu had a good physique and हाइट भी अच्छी खासी है। हाँ, तो सलमान was not very keen, he was very insecure क्योंकि सोनू की बॉडी अच्छी थी। इसमें मुझे कटरीना ने हेल्प किया। तब कटरीना होती थी कई बार घर में, और कटरीना ने was doing a film Singh is King I think with Sonu. Yeah. तो she told Salman he is very good. तो कटरीना ने काफ़ी सलमान को प्रॉड किया और मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि ना विलन आपसे स्ट्रांग दिखेगा तब आप उसको मारोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, आपसे कमज़ोर क्या फुसकी लोगों को तो कोई भी मार देता है, तो लेट हिम लुक स्ट्रांग। तो फाइनली ही वाज कन्विंस्ड एंड ही अग्रीड फॉर सोनू। फिर कन्विंसिंग सोनू टू डू द रोल was another challenge because सोनू को लग रहा था कि मैं उसका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ तो मैं उसको हीरो बनाऊंगा। मैं कहा सोनू छोटी फिल्म में हीरो बनने से अच्छा बड़ी फिल्म में विलन बन जा, तेरा करियर ठीक हो जाएगा, हाँ लोग नोटिस करेंगे। और आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन एंड ही कोऑपरेटेड। उसने किया और अपनी तरफ से खूब मेहनत की। फिर लगा रहता था कि यार मेरा सीन और अच्छा कर, ये कर, 10 सजेशन भी लेकर आता था मेरे पास। तो कर करके सोनू का रोल बन गया और सोनू का करियर वहां से टेक ऑफ हो गया। वेरी हैप्पी अबाउट इट। इम्पैक्टफुल रोल था, अच्छा रोल था। हीरोइन मुझे बस एक दिन ढूंढ रहे थे ये लोग, जो भी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस थी, तो इतना मुझे समझ में आने लगा था कि सलमान के घर में ना डिसीजन सलमान ही लेते हैं। अच्छा। और मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता था, मुझे बताया जाता था। मुझे एक दिन अरबाज का फोन आया, उसने कहा सर हीरोइन मिल गई। मैं कौन? शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। कहते नहीं सर डिसीजन हो चुका है, भाई ने बोल दिया है, तो हीरोइन तो यही है, हाँ इसी के साथ काम करना है और आपको मिला हम देंगे ज़रूर।
तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं और भाई ने बोल दिया है तो यही होगी हीरोइन। मुझे अपनी फिल्म बनाने में इंटरेस्ट था, पर थोड़ा नर्वस था मैं, कौन है ये लड़की, कोई अंग्रेज तो नहीं होगी। तो उसके पहले हम कटरीना को नरेट करवा चुके थे ये लोग। कटरीना अच्छा। ने रिजेक्ट कर दी थी तब। रज्जो के रोल के लिए? जी, हालांकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, वरना मैं ही रिजेक्ट कर दूं। कटरीना की इमेज थी NRI फॉरेन। यस, वो तो हिंदी भी। खैर मुझे बोला गया नरेट करो, एक दिन सडनली घर बुला के कटरीना बैठी थी तो मैं नरेट किया। थैंकफुली शी रिजेक्टेड। थैंक यू कटरीना फॉर रिजेक्टिंग दबंग, यू सेव्ड इट। कटरीना रिजेक्ट कर दी थी, बट वो आई थिंक उस फैमिली के क्लोज थी, जो भी उनका रिलेशनशिप रहा हो। घर में मिली है मुझे उस टाइम पे, जो सोनू सूद की कास्टिंग बाद में उसमें उसने प्रॉड किया। और पता नहीं इन लोगों ने किससे बात की थी, मुझे गोविंदा की बेटी को भी तब सलमान लॉन्च करने वाले थे, ऐसी खबरें आई एम थी। नॉट अवेयर ऑफ दिस। अच्छा। मेरे सामने कभी उसका नाम नहीं आया। एक बार मैंने कटरीना को नरेट की थी स्क्रिप्ट, उसने शायद नहीं की, क्या पीछे बात हुई मुझे नहीं मालूम। और फिर मुझे बता दिया गया कि सोनाक्षी इज द। तो मुझे याद है उस समय नया नया फेसबुक लॉन्च हुआ था, मैंने अकाउंट खोला था 2008-9 की बात है। तो मैंने जाके सोनाक्षी सिन्हा गूगल किया और फेसबुक पे ढूंढा, तो सोना सिन करके उसका एक अकाउंट था। तो मैंने उसको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी और बोला कि लेट मी ऐड, प्लीज ऐड मी, आई एम द डायरेक्टर, आई एम टोल्ड दैट यू आर द लीड लेडी एंड आई एम द डायरेक्टर, आई लाइक टू हैव अ लुक एट योर पिक्चर्स। तो उसने ऐड किया एंड देन आई सॉ हर पिक्चर्स और थैंकफुली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। अच्छा। हाँ, मुझे मेरी फिल्मों में आप देखेंगे दोनों, मैं एक्सपोजर में बिलीव नहीं करता। मैं लड़कियों को पूरा ढक देता हूँ। मुझे चेहरा अच्छा चाहिए होता है, स्माइल अच्छी चाहिए होती है, आंखें बड़ी बड़ी चाहिए होती हैं। वो दोनों सोनाक्षी के पास था। आंख अच्छी बड़ी बड़ी थी, और अब ये था कि हिंदी बोल पाती है कि नहीं, कि उन दिनों चलन था फॉरेन की लड़कियां और अंग्रेजों को ज़्यादा रोल दे रहे थे, क्योंकि देहाती रोल था। तो थोड़ा मुझे था कि ये शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, हिंदी तो जानती होगी। बट देन इवेंचुअली व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन सलमान्स हाउस, हिंदी में बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज़ वर्केबल। उसके बाद 6 महीने तक हमने एक टीचर भी रखा था, उसकी डिक्शन कोच और एक लेडी थी, और फिर मैं भी कभी कभी जाके सोनाक्षी के घर पे रीडिंग सेशंस करता था, उसकी जो भी डिफ़िकल्टीज थी। तो आई एस्टैब्लिश्ड एंड उसको कॉन्फिडेंस दिया कि वो कर लेगी, और फिर उसने किया। शी रॉक्ड। शी वाज अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा। हाँ, शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर एंड शी वाज अ जॉय टू वर्क विथ। दबंग फिल्म की बात हो रही है तो जो चुलबुल पांडे का किरदार है उसका क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। कोई कहता है कि दिलीप शुक्ला जी ने डिजाइन किया था, कोई कहता है कि सलमान खान ने इनपुट्स दिए थे। वन ऑफ द इंटरव्यू मैं अरबाज का देख रही थी, तो अरबाज एंड सलमान बोथ, तो उन्होंने कहा था कि जो आप स्क्रिप्ट लेकर गए थे दबंग की, वो एक आर्टिस्टिक फिल्म और डार्क फिल्म की तरह थी। उसमें ग्लैमर नहीं था, गाने नहीं थे, तो जितने भी उसके अंदर सजावट के काम किए हैं वो सलमान एंड फैमिली के ही इनपुट्स थे। अगर वो कहते हैं गाने नहीं थे तो सच बात है भाई। गाने जो मैं फिल्म बनाने निकला था उसमें गाने नहीं थे, लिपसिंग गाने नहीं थे, बैकग्राउंड स्कोर के लिए थे, स्पेसेस थी। बट द फैक्ट इज, अब जो मैं नेगोशिएशन होता है ना, उन्होंने बोला नहीं गाने डालेंगे, तो ठीक है। जब मैं समझ गया कि गाने डालने हैं तो देन आई क्रिएटेड दैट स्पेस। कुछ सीन्स थे जिनको मैंने कन्वर्ट करके म्यूजिकली कहा, पर वो सारा काम तो मैंने किया। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सीन्स में कोई भी एक्टर आता है वो इम्प्रोवाइज करता है, कुछ चेंजेस करता है, या कहता है सलमान का क्या है, सलमान कहता है मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करेगा, चल अच्छा ये करेगा, अच्छा ये करेगा, जो तुझे अच्छा लगता है तू कर। यही बात कहने का ये भी तरीका है। वो सारे ऑप्शंस तो मैं खड़ा करता हूँ। तो इसमें अरबाज ने क्या कर लिया, तो अरबाज गधा है, वो निकम्मा है, चोर है, उसको कुछ नहीं आता। और थ्रू आउट दबंग जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था वो भाग जाता था भाई। शूटिंग की लोकेशन पंचगनी थी, गाड़ी लेके बम्बई आया था, वो मेरे फ़ोन नहीं उठाता था।
और कभी कभार बात हो जाए तो कहते हैं जो भी है इसी में करो। वो तो फिल्म जब अच्छी बन गई तब क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में बात थी कि मैं एज अ डायरेक्टर लॉन्च हो जाऊं, मुझे ज़्यादा इज्जत मिलेगी। तो इसलिए इन लोगों ने दबंग की मेकिंग के टाइम मुझे बहुत हैरेस किया, क्योंकि फिल्म का जो टॉकी कंटेंट था वो तो फर्स्ट शेड्यूल में हो गया था ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, और फिल्म इनकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी बन रही थी। उसके बाद बदतमीजियाँ शुरू हुई मेरे साथ। तब तक ये बड़े मीठे मीठे मैनेज करके चलते थे और काम अच्छा हो रहा था। जब देख लिया तब इन्होंने बदतमीजी शुरू की। कैसे, क्या? आर्म ट्विस्ट करना कि यहाँ पे एक्शन सीन होगा, कुछ भी कर लो होगा, मैं शूटिंग पे नहीं आऊँगा, जिद करना, नाटक। कोई भी एक्टर ना जब कंटिन्यूटी में फंस जाता है उसको मालूम है कि अब मुझे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मेरी थी। तो वो कंट्रोल लेते हैं कि इसको ये लोग बोलते हैं, छपरी लोग, अब रजिया गुंडों में फंस गई। तो मैं फंस गया था, मेरी आधी फिल्म बन गई थी। अब इन्होंने बदतमीजी शुरू करके आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया मुझे कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट द फैक्ट इज, जितनी बार भी मेरा आर्म ट्विस्ट हुआ, मेरे लिए फर्स्ट फिल्म का बाहर आना बहुत ज़रूरी था। तो उसके जो ओरिजिनली था और उसके एवज में जो शूट हुआ और भी कई चीज़ें जो शूट नहीं हुई, वो सारे ऑप्शंस किसने खड़े किए? मैंने। तो जब रिलीज हो गई, सक्सेस हो गई, तब ये आके बोलते हैं कि हमने करवाए। ये काम करवाना क्या होता है? मतलब शेफ मैं हूँ, आपकी जितनी भिंडी, करेला, तोरी, जो भी सब्जियां हैं मैंने तैयार करी। वो आके कहते हैं हमको ये नहीं खाना, हम पनीर खाएंगे। अब मैं कहता हूँ कस्टमर इज किंग, चलो पनीर बना देते हैं। अभी बाहर खाने के बाद जाके बाहर बोलते हैं कि हमने ना इसको पनीर बनाना सिखा दिया। तो यही सब झगड़े होते थे हमारे। तो इसलिए मैंने दबंग 2 छोड़ी थी। मैं कहा अच्छा, तुम्हें लगता है तुम मेरे बगैर कर सकते हो और सब तुम्ही ने किया है, तो तुम बना लो दबंग 2। जिस दिन मैंने छोड़ी थी उस दिन मुझे अरबाज ने ऑफिस बुलाया था। ये दबंग के रिलीज के 4-5 महीने की बाद की बात है। और तब तक लगातार अखबार में ना मेरे बारे में उल्टा सीधा छपता रहता कि सलमान ने दबंग बनाई है, हाँ, सारा एक्शन उसने डाला है। हाँ, ये चीज मैंने सुनी थी कि 75% एक्शन है और 25% उसमें डांस है, तो डायरेक्टर ने क्या किया? इन्हीं के चेले चमचे जर्नलिस्ट फोन करते थे। तो मुझे याद है एक जर्नलिस्ट होती थी तभी, उपाला KBR। ओके। उसने एक मैसेज भेजा, वी हैव हर्ड दैट दबंग इज 80% डायरेक्टेड बाय सलमान, ऐसा कुछ। तो मैंने उसको जवाब भेज दिया कि आई हैव हर्ड दैट यू आर ओनली 20% जर्नलिस्ट एंड 80% मिस्चिफ मॉन्गर, इज इट ट्रू? So she got offended and she said, how dare you say such a thing? I'm a journalist with credentials and ये वो। मैंने कहा, can I quote you on this? तो मैंने लिख के भेज दिया कि if you want to quote me, quote my full text, otherwise shame on you। तो खैर वो आर्टिकल आया, ये shame on you वाला नहीं छापा उसने, बाकी सब छापा, कंट्रोवर्सी। पर उस इंटरव्यू के 5-6 घंटे बाद मुझे अरबाज का फ़ोन आ गया कि सर क्या करते हो? क्या हुआ? ऐसे क्या ज़रूरत है जर्नलिस्ट से बात करने की? मुझे फला किसी ने फ़ोन, कोई अश्विन था, कौन है मुझे नहीं मालूम, अश्विन का फ़ोन आया, बोला कि तेरा डायरेक्टर बहुत बोलता है, वील बैंग हिम। मैं कहा लेट देम बैंग मी। कहते पर क्या ज़रूरत है जर्नलिस्ट से लड़ने की? मैंने कहा अरबाज भाई, आपका बेटा है अरहान, आपको कोई आगे बोले कि आपकी औलाद नहीं पड़ोसी की औलाद है तो आपको कैसा लगेगा? तो कहता अरे बाप रे बाप, होते हैं नहीं होगा। तो जब भी मेरे बारे में कुछ नास्टी छपता था उस समय अखबार में, एंड इफ आई काउंटर्ड दैट, ऐसा 2-3 बार हुआ, मुझे 2-3 घंटे में अरबाज के फोन आया था समझाने के लिए कि डोंट, ऐसा मत करो। लेकिन आपका भी मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि दबंग 2 बन रही है, वो सबसे अच्छी बात है, फिर चाहे उसे मैं डायरेक्ट करूं या अरबाज करूं। मेरी नाराजगी, दुश्मनी अरबाज सलमान से हो सकती है, अरबाज से हो सकती है, दबंग से क्या दुश्मनी है? वो तो मेरा बच्चा है। बट तब भी आपने इंटरव्यू में खान परिवार के लिए कुछ नहीं बोला था और आपको कोई दिक्कत नहीं थी? उन्होंने बहुत कुछ बोला था उस समय। उसी समय के अरबाज के भी इंटरव्यूज हैं। और अरबाज की शक्ल बड़ी गंदी हो जाती है जब वो झूठ बोल रहा होता है ना। सबसे अच्छा मतलब किसी भी बॉडी लैंग्वेज जज को बुला लीजिए और सलमान और अरबाज से मेरे बारे में कुछ भी पूछिए, ये नजर नहीं मिला पाते, क्योंकि इनको पता है
ये सारी चोरी मुझे मलाइन करके, मुझे दबा के पीछे धक्का दे के पीछे कर दो, क्रेडिट हम खा जाएं। आपको मालूम है हिंदुस्तान के इतिहास में अभी कितनी फिल्में बनी होंगी, 2000 5000, और फिल्मों में एक अनस्पोकन सा कोड है कि जब क्रेडिट्स आते हैं, ओपनिंग क्रेडिट्स में एक्टर्स का नाम आता है, टेक्नीशियंस का नाम आता है, लास्ट क्रेडिट होता है डायरेक्टर का। हाँ, बिगिंस विद द एक्टर्स, लास्ट क्रेडिट डायरेक्टर का। दबंग इज द ओनली फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा जिसमें मेरा फिल्म में भी क्रेडिट खा गए। पहले डायरेक्टर का क्रेडिट आता है, उसके बाद जब सलमान दरवाजा तोड़ के घुसते हैं गुंडों के डेन में, वहां पे आता है एंड सलमान खान इन एन एज दबंग। अच्छा, तो ये जो पूरा इसको दबंग खान बनाने का वो था कि मीडिया में स्पिन कर दो कि ये दबंग खान है। आपको इंटरव्यूज में भी नहीं लेके गए थे क्या? मीडिया प्रमोशंस में रखा था साथ में? ये सब देखो उस समय नहीं समझ में आ रहा था, मैं तो अच्छा। कुछ करता रहता था, और आई एम नॉट अ पब्लिसिटी हंग्री गाय, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पर बाद में जब डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए तब मैंने सोचा कि यार थ्रू आउट ना एक साजिश के तहत मुझे हर इंपॉर्टेंट चीज से बाहर रखा गया था। आई थिंक दे वर सरप्राइज्ड कि मैंने फिर भी अच्छी फिल्म बना ली, इसलिए उनको मेरी जरूरत पड़ी दबंग 2 के लिए, तो मैंने छोड़ दी। भाई एक फिल्म बनाने में 2 साल लगता है, 2 साल किसी तरह जिल्लत का घूंट पी के रोज रोज जलील होके इन निकम्मों के हाथों मैंने किसी तरह दबंग तो बना ली थी। आपने जब अवार्ड उठाया तब आपने खान परिवार को थैंक यू किया, हंस के अपने यार एक होता है ना यार, मियां बीवी का झगड़ा हो घर के अंदर तो आप तीसरे के सामने जाके बदनाम नहीं करते अपने झगड़े, पर ये लोग वही करते हैं, ये जाके मीडिया में रोते हैं। आज 15 साल में एक बार भी किसी खान फैमिली का फोन नहीं आया मुझे। अच्छा, हाँ, ये मीडिया में जाके रोते हैं हमने क्या बिगाड़ा है उसका, वो हमारे बारे में क्यों खराब बोलता है। दबंग 2 का जब आपको ऑफर हुआ था, जो शिकायत एक सलमान और अरबाज को थी, जो उन्होंने कही भी है ऑन रिकॉर्ड कि हमने दबंग 2 के लिए बोला तो उन्होंने अपने पॉइंट्स भेज दिए मैसेज में कि मैं इन वजह से नहीं कर सकता हूँ। क्या और मैंने भेजा? यस, और फोन करके भी तो बात कर सकते थे आप, मतलब फोन करना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है। यार अरबाज डिसाइड करेगा मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैं क्या जीऊंगा। कौन है अरबाज? दबंग के पहले इसको 3 लाख रुपए नहीं मिलते थे एक्टिंग करने के। इसको लोग बोलते थे अपनी बीवी की कमाई खाता है। हाँ, मलाइका वाज अ सुपरस्टार। तो इसको अपना बुढ़ापा कैसे कटेगा उस चक्कर में खान फैमिली चाहती थी कि इसका कुछ हो जाए, प्रोड्यूसर बन जाए, पैसे कमा लेगा। कमा तो लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे, मेरा क्रेडिट भी खाओगे, मेरा हक मार के लोग बैठे हुए हैं। ये कब्जा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जरायमवादी हैं, क्रिमिनल हैं, सारे के सारे, और चोर हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं तो खुले में बोल रहा हूं, आज से नहीं 15 साल से सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं, कितनी बार छप चुका है। ये धमकी देते हैं अखबार के थ्रू कि ये केस करेंगे। करते क्यों नहीं केस? करना चाहिए, क्योंकि इनको डर लगता है केस हार जाएंगे। तो अभी दबंग में क्रेडिट का बताया, अभी भी देख लो, दबंग तो है पब्लिक डोमेन में जी। मेरा क्रेडिट सही तरीके से नहीं दिया गया। दबंग के पोस्टर में इट बिकेम अरबाज खान दबंग, और नीचे छोटा सा, बाद में इनको दया ही लोग क्या बोलेंगे, तो इसने फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ाया पर अपने से कम रखा और मुझे दिखा भी देता है। फिर अरबाज खान इतना लीचड़ आदमी है, इतना लीचड़ आदमी है कि इसने मुझसे पूछा सर आप फिल्म के लिए पैसे कितने लोगे। मैंने हाथ जोड़ के अरबाज से कहा था सर मेरी आप फिल्म बनवा रहे हो, मैं आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांग सकता, तो आप जो तय करोगे वो मैं खुशी से लूंगा। और मैंने कभी अरबाज खान से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है, ठीक है। खैर इन्होंने साइनिंग अमाउंट 10 लाख दिया। अच्छा, जब ये बोला मीटिंग में तो उस समय सलमान, सोहेल, अरबाज तीनों थे और सोहेल ने डिसाइड किया नहीं, विल पे यू वेल, विल पे यू 51 lakhs आई थिंक। तो ठीक है, ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज अ गुड अमाउंट। फिर साइनिंग हो चुकी थी और एक आध अरबाज ने मुझे गुड फेथ में बोला कि वील सेट यू अप, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, आप कोई और काम कर रहे हो? मैं कहा टीवी का काम है और एक फिल्म और कर रहा था मैं तब यूटीवी की, पीटर गया काम से एज बतौर स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र। तो उन्होंने कहा वो सब छोड़ दो, तो मैंने सब छोड़ दी। उसके बाद कुछ चेंजेस मैंने किए, स्क्रिप्ट का एक और ड्राफ्ट किया, तो 2 महीने बाद मुझे अरबाज ने 1 लाख रुपए और दिए। उसके बाद 2 साल के बाद फिल्म जब खत्म हो रही थी तब आए पेमेंट। आई वॉज लोडेड इन डेट अप टू हियर।
माई क्रेडिट कार्ड्स वर फुल। बहुत, और ये जानबूझ के ना, दे वर मेकिंग मी नीडी एंड डिपेंडेंट ऑन देम, पैसे नहीं देते थे। अच्छा, दूसरी बात, जब फिल्म ऑलमोस्ट खत्म हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन चालू था, तब उन्होंने एक दिन बोला कि सर पेपर वर्क कर लेते हैं अकाउंट्स के लिए, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। तो हाँ सर ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हर पेज पे इनिशियल्स डाल रहा था। तो क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। जिस पेज पे अमाउंट लिखा रहता है सैलरी, मैं उस पेज पे ऐसे ही स्कैन किया तो फिगर्स दिखे, तो उसमें 30 लाख लिखा था। तो मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ठहरा, बिकॉज आई हैड प्लान्ड कि मेरे पास ये पैसे आने वाले हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, ये है, मैं कैसे चुकाऊंगा। तो 1 सेकंड के लिए पन्ना पलटने में थोड़ा सा मैं रुका। तो अरबाज सॉ दैट, मेरे सामने ही बैठे थे। कहते अब आप मुझसे बहस करोगे कितने पैसे लेने हैं। मैं कहा नहीं सर। मैं चुपचाप साइन किया, आगे पन्ना पलटता रहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया। मेरी कॉपी मुझे आज तक नहीं मिली है। तो उसके बाद मैं स्मोकर हूँ, मैं ऑफिस के बाहर चला गया सिगरेट पीने, सोच रहा था। एंड आई यूज्ड टू नोटिस ऑल दीज थिंग्स कि ये छोटी छोटी। तो अरबाज को कुछ गिल्ट हुआ होगा, वही बाहर आया, कहता आप सोच रहे होगे मैंने 51 बोला था, 30 क्यों कर दिया। मैंने कहा नहीं सर ठीक है। मैंने कब बोला। कहता अरे सर आपको 21 लाख की गाड़ी दे देंगे और 2 करोड़ की पब्लिसिटी ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, भूल गया। फिर फिल्म रिलीज हुई, हिट हो गई, सब हो गई, तो इन्होंने मुझे 21 लाख की एक गाड़ी खरीद के दी। कौन सी? शेवरोले कैप्टिवा। और उसकी भी बड़ी कहानी है। मुझे उसके 3-4 दिन पहले आके बोला था हमने आपके लिए गाड़ी बुक कराई, आप चाहो तो पैसे भी ले सकते हो, हाँ हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पर वी वुड लाइक यू टू हैव अ स्पोर्ट्स कार। ठीक है, ओके, विच वन। तो उन्होंने बोला शेवरोले, मुझे अच्छी लगती है। मैं हाँ ठीक है, आई टेक द कार। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी 2-3 दिन में डिलीवरी होगी, आई विल इन्फॉर्म यू, यू हैव टू कम होम, क्योंकि वो प्रेस वाले आएंगे। तो ये वहाँ से जब गाड़ी आई तो मैं इनके घर गया सुबह सुबह, संडे का दिन था। ये मुझे बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे ले गए, पोज कराया चाबी देते हुए, फोटो खिंचवाई, और फिर अखबार में छपा बॉम्बे टाइम्स में कि अरबाज खान इतने दानी हैं, ये अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर कुछ 1 आध महीने बाद गाड़ी के पेपर्स आए, तो गाड़ी आज भी अरबाज खान के नाम पे है, मेरे घर के बस सामने खड़ी होकर सड़ रही है। 8 साल से मैं उस गाड़ी को चलाता नहीं हूँ। मैं भी वेट करता हूँ, क्या जाने कब मांग ले भिखारी कि मेरी गाड़ी वापस कर, तो दे दूंगा कि ले जा। तो वो गाड़ी आज भी उसके नाम पे है। तो आपके नाम पे रजिस्टर भी नहीं करवाई बस? तो ये इतना लीचड़ है। और ये चीज मैंने नोटिस की थी, बीइंग ह्यूमन में चैरिटी के नाम पे जो करते, हर चीज, एवरीथिंग इज डन फॉर इफेक्ट, एवरीथिंग इज डन टू शो दैट दिस इज अ वेरी केयरिंग एंड राष्ट्रभक्त फैमिली। अभी किसी ने पूछा नहीं, सलीम खान आ गए सफाई देने की, हमारे फैमिली ने कभी बीफ नहीं खाया। अरे तेरे से किसी ने पूछा? तू क्यों बता रहा है? जो पेपराजी फैंस आप लोगों ने खड़े किए और पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का माहौल खराब किया, आज वही फैंस आते हैं तुमको घर के बाहर देखने, तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास क्यों लगा के रहते हो? इनको फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जलन पे ना इनका करियर खड़ा है। सलीम खान को बहुत ये नाराजगी है, उनको लगता है उन्होंने अमिताभ का करियर बनाया, अमिताभ ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया, तो इनके घर में अमिताभ से बहुत ईर्ष्या है। तो सलमान खान देखते हैं अमिताभ से इतने फैंस मिलने आते हैं, और संडे अमिताभ आते हैं बाहर, घर लोगों से मिलते हैं, हाथ वाथ हिलाते हैं, तो इनको ये चाहिए था। तो इन्होंने भीड़ इकट्ठा करनी शुरू की अपने घर के बाहर, हाँ कि सलमान के घर के बाहर ही आने चाहिए। पर इनको फोमो में ना करके बल्कि सोचना चाहिए कि अमिताभ अपने फैंस के बीच में जाते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, हाथ मिलाते हैं, सुनते हैं। वो ऑर्गेनिक लव है जो अमिताभ को मिलता है सदियों से, 80 के दशक से। पर सलीम खान को जलन होती है कि उसमें उनका हिस्सा नहीं है। तो अब भीड़ आ तो गई सलमान के घर के बाहर, ये झूठी अपना नकली चेहरा दिखा दिखा के। डर क्यों लगता है? बुलेट प्रूफ क्यों लगवा रहे हैं? इसी भीड़ को तो इन्होंने इकट्ठा करने के लिए सारी जिंदगी दूसरों का हक छीना है। तो मेरा ये सवाल है कि भाई अब इसमें जाने से डर क्यों रहे हो? बुलेट प्रूफ लगा रहे हो, ये कर रहे हो, और लाठी चार्ज करवा रहे हो अपने फैंस पे ना। एक बार मैं देख रहा था इनके घर के बाहर पुलिस ने डंडे से पिटाई की फैंस की। बट फैंस तो हैं सलमान खान के। सलमान ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि ग्लास इसलिए लगाया, कई बार फैंस चढ़ जाते हैं। भाई साइकोपैथ के फैंस साइकोपैथ होंगे, अमिताभ कलाकार हैं तो उनके शायद फैंस भी कलाकार हैं।
तो अमिताभ को डर नहीं लगता। आपने कोई भी देश देखा है जहां पे लोग को फैंस क्या है, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, आपको हेलो छूना चाहते हैं, हाँ, बस इतना ही तो चाहते हैं। इनको डर क्यों लगता है अपने फैंस से? वो तो सलमान को धमकी भी मिली हुई है, तो उस वजह से सिक्योरिटी में है और नहीं, घर ये पर भी पहले से फायरिंग है। हुई। सलमान भीड़ में नहीं जाते। सलमान कभी भी आंख क्यों नहीं मिलाता किसी से? ये सब सवाल पूछने वाले हैं। आप बता दो बताइए। भाई, मैं पूछ रहा हूँ, सलमान खान तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये कौन से पदार्थ तू डाल रहा है नाक के अंदर कि ऐसे ऐसे ऐसे? पूरी दुनिया जानती है 24 घंटे ऐसे करता है। कुछ अंदर डालता होगा सेवन, तो नाक की लाइनिंग फट जाती होगी। क्यों? एनोरिज्म होता है, ऐसे ऐसे जो करते हैं तो यहाँ दर्द होता है ना, एन्योरिज्म उसी से हो जाता है। तो सलमान को ये सब जवाब देने चाहिए, और मीडिया में दम नहीं है कि ये सवाल पूछे, और जिस मीडिया में दम है वो उस मीडिया के सामने नहीं जाता सलमान। ये कायर है, ये दबंग खान, ये ना बनाई हुई इमेज है। ये कोई दबंग उबंग नहीं है, ये गली का छोकरा है, गली का गुंडा है। मतलब इसको 40-80 बॉडीगार्ड लगते हैं अपनी शूटिंग पे जाने के लिए। धमकी वगैरह तो आज कह सकते हो, दबंग में भी करीब 40-50 बॉडीगार्ड होते थे। तो उतना मतलब उनको जरूरत लगती है एनी टाइम फैंस? क्या दबंग पे पब्लिक प्लेसेस पे शूट करने के दौरान कहीं दिक्कत आई? ये सब भौकाल, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, भौकाल बनाने के तरीके हैं कि हम कुछ हैं। हाँ, शो ऑफ स्ट्रेंथ। वरना क्या 5 फुट 3 इंच का इंसान है, भीड़ में कहीं खो जाएगा। तो उसको अच्छा लगता है कि भीड़ आ गई, सब लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए, और नहीं हो रहे तो लोगों को परेशान करना, जैसे मुझे हैरास करना जानबूझ के, क्योंकि ही लाइक्स इट कि लोग उसके लिए परेशान हों, पैम्पर हों, दे आर ब्रैट्स। और मुझे तो एक बार सलमान ने बोला भी था किसी दिन, दबंग के टाइम पे कुछ इसने डिमांड रखी होगी, मैं सोच रहा हूँ दादा क्या हुआ सर, टेंशन ले ली? नहीं टेंशन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा। दादा हमको देखो, हम टेंशन लेते ही नहीं, हम टेंशन देते हैं। और घमंड ऐसा कि ये भी एक बार फेसबुक पे मैंने लिखा था, घमंड इतना करो कि काला हिरन हार्ट अटैक से मर जाए, हाँ, मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सलमान खान से अगर ज़िंदगी में कोई कुछ सीख सकता है तो घमंड। ये मतलब रावण से भी ज़्यादा घमंडी। ये तो भगवान श्री राम ने बोला था ना कि रावण को मैंने नहीं मारा, उसके घमंड ने मारा, अहंकार से मरा है वो। ऐसी आपके साथ क्या चीज हुई जिससे आपको महसूस हुआ कि ये घमंड मतलब बहुत बड़ा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हुआ होता मेरे साथ, भाई रावण ने तो सीता जी को किडनैप किया, तब राम को जाना पड़ा अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। राम ने कितने मैसेज भेजे कि भैया दे दे मेरी पत्नी वापस, मैं चला जाऊंगा। तो सलमान ने ऐसा मेरे घर के किसी सदस्य को तो किडनैप किया नहीं, वरना उसको उसकी औकात में बता देता। तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, दबंग का जो आइडिया कॉन्सेप्ट है, जो दबंग ब्रांड है, इस पे कब्जा करके ये लोग बैठे हैं। तो इसके लिए लड़ा जा सकता है, क्योंकि दबंग फिर ना 2 लैंग्वेजेस में रीमेक हुई जी। 2 या 3 लैंग्वेजेस में। तो रीमेक में आप रीमेक राइट्स जब किसी को बेचते हो, क्या बेचते हो? स्क्रिप्ट। वो तो मैंने लिखी थी और उन लोगों ने मुझे क्रेडिट भी दिया, उसके पैसे ही खा गए, मुझे कोई आज तक 1 रुपया नहीं मिला। दबंग 2, दबंग के रीमेक जो तेलुगु में बनी थी, गब्बर सिंह। अच्छा, तो प्रोड्यूस सलमान खान एंड फैमिली नहीं? मुझे नहीं मालूम जी। भाई, आपको अगर कोई साउथ की फिल्म रीमेक करनी है तो उसके रीमेक राइट्स खरीदने पड़ते हैं। यस। तो आप पैसे दोगे किसी को तो वो आपको अपनी स्क्रिप्ट दे देगा, स्टोरी दे देगा। तो गब्बर सिंह और तमिल में मुझे याद नहीं है, वो रीमेक हुई है, ऑफिशियल रीमेक थी, उसमें मेरा क्रेडिट भी है। मेरा IMDb आप खोल के देखोगे, उसमें दोनों ने मुझे स्टोरी का क्रेडिट दिया है, पर बदले में जो पैसे आए वो तो अरबाज खान ने गायब। फिर दबंग 2 बनी, दबंग 3 बनी, ये चलो दिलीप शुक्ला ने अकेले ने लिखी। 3 का क्रेडिट तो सलमान खान ले गए स्टोरी का, कैसे? पर मेरे कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनी है। ओरिजिनल उसका सोर्स दबंग का मुझसे आया है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट, आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे भी फोटो डालते हैं अपना ना, तो नीचे लिखते हैं पिक्चर कट सी, क्रेडिट देना। तो इन दोनों फिल्मों में मेरा नाम नहीं है, पैसा देना तो दूर की बात है। तो ये जो एम्पायर सलमान खान और फैमिली ने खड़ा किया है ना, ये सब दबंग से ही शुरू हुआ था। के लिए मैं कबाब में हड्डी बन गया हूँ
इनके सारा एम्पायर जो है वो मेरे हक पे कब्जा करके इन लोगों ने बनाया है। तो अगर ये योगी जी का देश होता तो बुलडोजर आ जाता इनका ध्वस्त करने। हाँ, जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ऊपर कब्जा करके जमाई थी इन्होंने, तो भक्तों ने तोड़ दी एक दिन, और अभी नया राम मंदिर बन गया। तो ये जो जिहादी सोच है ना, इसमें बहुत सारे बड़े नेताओं ने बोला कि यार हम राम मंदिर बनेगा उसमें बम लगा के उड़ा देंगे। अरे भैया, आपको 5 एकड़ जमीन दी है अयोध्या में, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए बना लो मस्जिद, वो बन नहीं रहा है इनका। तो ये नेगेटिव सोच है। कोई भी ऊपर आ रहा होता है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको गिरा दो। ये अपना स्तर नहीं बढ़ाते, खुद एक्टिंग नहीं करेंगे, खुद अपना काम नहीं करेंगे, दूसरों का काम खराब करने में बिलीव करते हैं कि कोई ऊपर ना आ जाए, इनकी गद्दी हिल ना जाए। दबंग के बाद आप इंडस्ट्री में टॉप पर आ गए थे, आपका नाम चल पड़ा था और आपने कई प्रोजेक्ट्स भी साइन किए थे। मैंने एक फिल्म साइन की थी श्री अष्टविनायक के साथ जी, जिस फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, पर ये था कि माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी विद अष्टविनायक। उन्होंने उसके एवज में मुझे एक साइनिंग अमाउंट दिया। अरबाज खान ने धमकी दे दी राज मेहता को कि भाई हम काम नहीं करने देंगे, तुमने हमारा डायरेक्टर तोड़ दिया, ये वर्ड थे। अच्छा। अरबाज खान मेरे क्या बोलते हैं रहनुमा बनना चाह रहे थे, जो मैंने उनको हक नहीं दिया, तो उन्होंने धमकी देके डराया धमकाया। तो मुझे राजबाबू ने फ़ोन किया और बोला कि यार अभिनव, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमको काम करना है, पर इस रवैये से ना ये लोग विंडिक्टिव हो जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त दो, मैंने पैसे खर्च कर दिए, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूँ। कितना अमाउंट था वो 5 करोड़ का अमाउंट था। तो वो अगले 2-3 महीने मैंने बहुत लोगों से नेगोशिएट किया। तो मैंने वायाकॉम से जब फिल्म साइन की, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे 5 करोड़ कहीं लौटाने हैं, तो मुझे 7 करोड़ साइनिंग अमाउंट चाहिए। ओके। तो वायाकॉम ने मुझे दिया, तो उसमें से 5 करोड़ मैंने श्री अष्टविनायक के लौटाए। फिर 1 साल ये चला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने में, और फिर जब स्क्रिप्ट हो गई बेशरम और रणबीर ने हाँ कह दिया, सब हो गया, तो फिर वायाकॉम के साथ कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगी मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे भी मेरी फिल्म बनेगी नहीं। सो देन आई लुक्ड, एंड देन लास्ट में रिलायंस एंटरटेनमेंट केम इनटू द पिक्चर एंड दे गेव मी द मनी टू रिटर्न टू वायाकॉम। एंड वायाकॉम के साथ एक क्लॉज था मेरा कि अगर फिल्म नहीं बनती है टाइम से तो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा 12%। तो वो 12% इंटरेस्ट मैंने दिया, तब वायाकॉम ने मुझे एनओसी दे दिया और फिर रिलायंस एंटरटेनमेंट ने फिल्म बनाई। तो ऐसा हुआ था पूरा, और वो एक ही फिल्म थी जो एंड में बेशरम बनी। तो ये मेरे पीछे पड़ गया था। ये सब तो मैंने उस 2020 वाले लेटर में लिखा था डिटेल जी, और कि क्या क्या हुआ अलग अलग समय पे मेरे साथ। बट इट टेक्स अ वाइल, मुझे समझ में आने में वक्त लगा कि ये सब ऑर्गेनिकली मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, और ये सब करवाने वाली ये फैमिली है सलमान खान की घुमा घुमा के। मुझे जब बेशरम रिलीज हुई थी तो बहुत ट्रोलिंग हो रही थी उसकी, तब सोशल मीडिया उतना नहीं था, वी हैड अंडर एस्टिमेट, हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग बजट नहीं था। तो सोशल मीडिया पे बेशरम की ज़बरदस्त धुलाई हो रही थी। तो रिलायंस के लोगों ने अपने लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया था, और मुझे तब बताया गया था कि अभिनव ये ऑर्गेनिक नहीं है, हमने पता किया है, 12 लाख रुपए खर्चे गए आपकी फिल्म को गिराने के लिए। एंड दीज वर पेड ट्रोल्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु वर ट्रोलिंग द शिट आउट ऑफ माई फिल्म। ये सब चीज़ें बहुत साल एक्यूमुलेट होते 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 देन आई रियलाइज्ड कि मैंने इस फैमिली की गुलामी करने से मना कर दिया। दैट्स द वे दे वुड हैव लाइक्ड इट। इसलिए ये मेरे साथ हो रहा था, एंड द होल इंडस्ट्री हैज टर्न्ड अगेंस्ट मी बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू चेंज द वे फिल्म शुड बी मेड। ये बॉलीवुड के तौर तरीके से बाहर था। अभी क्या है, बॉलीवुड में ना बिचौलिए ज़्यादा हैं, टाउट्स बहुत हैं। जो मुझे किसी एक्टर से मिलना है तो उसके घर के बाहर खूंटा गाड़ के खड़े रहेंगे कि हमको हमारा क्या, हर चीज़ के लिए पैसे दो, कट कमीशन, और ये कुछ नहीं करते। वैल्यू एडिशन इनका जीरो है, वैल्यू क्रिएशन जीरो है, ये सिर्फ वैल्यू एक्सट्रैक्शन वाले हैं। तो हर काम में इनको पैसे चाहिए। और फिर धीरे 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 मुझे इंडस्ट्री में हर जगह से थोड़ा रिजेक्शन मिलने लगा। वो मुझे अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने खुद ने, कहते हैं दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का आपने चश्मा पहना है। एक यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूंगी, जब आपको बेशरम के टाइम पे पता चल गया था कि ये जो बाहरी फोर्सेस है आपकी फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी करवा रही, तभी आपने क्यों नहीं बोला? आपको कब पता चला इस पे मैटर करता है।
आपको आपने बताया मुझे ना कि क्या- रिलायंस से पता चला कि नहीं, उस समय मुझे रिलायंस ने बोला, ये हिंट किया कि यार ये ऑर्गेनिक, उस समय मेरी फिल्म थिएटर्स में थी, ये रिलीज के 3-4 दिन बाद की बात है। क्या कर लेता मैं, मुझे ये नहीं पता था कौन करवा रहा है। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। ये पता था, ये बताया गया था, कोई एविडेंस नहीं था किसी, क्योंकि क्या होती है, बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज ना कॉमन होती हैं। जैसे मुझे सलमान खान के बारे में बहुत कुछ जो पता है वो उनके घर के अपने ही लोग बताते थे, ने बताया है। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि ये उस समय बताया था जब इनको लगता था कि मैं भी इनका चमचा हूँ। मैं चुप रहता था, मेरे को अपने काम से मतलब था, मैं जाता था अपना काम करके आ जाता था। तो लोग यारी दोस्ती में बता देते ना कि जैसे सलमान खान का ड्राइवर अशोक सिंह वाली बात। सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह वाली बात क्या है? नहीं, वो एक सलमान खान का हिट एंड रन केस हुआ था जी। तो ये तो सबको पता चल गया कि सलमान खान की गाड़ी के नीचे वो बेकरी के बाहर कुछ लोग दब गए थे, एक की डेथ हुई, 3-4 इंजर्ड हुए थे। फिर केस वेस हुआ था, फिर बोला सलमान गाड़ी चला रहा था, उन्होंने कहा हम नहीं चला रहे थे। ये भी प्रूव हो गया, गाड़ी में सलमान खान थे, कमाल खान थे, एक सलमान का पुलिस एस्कॉर्ट था, पुलिस ने सिक्योरिटी दे रखी थी, वो उस आदमी की बाद में डेथ हो गई बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। पर हमको आज तक नहीं पता चला कि ये गाड़ी चला कौन रहा था। तो उस जमाने में जब ये हुआ था तब उनके एक ड्राइवर होते थे अशोक सिंह, कुछ दिन बाद या कभी छोड़ के चले गए थे सलमान की नौकरी। तो दबंग की शूटिंग में एक बार मैं सलमान के साथ बैठा था, सलमान के किसी मैन फ्राइडे ने आके बोला कि वो अशोक आया है भाई। तो भाई ने वो भेजो, आया एक आदमी आया, मिड एज 40 के आसपास रहा होगा, थोड़ा सा प्लम्पिश, और वो सर झुका के ऐसे खड़ा हो गया और सलमान ने ऐसे कहा, बोला था लग जाओ काम पे लग जाओ। एंड देन अशोक बिकेम हिज ड्राइवर। और मैं सामने ही बैठा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये काम पे लग जाए, ये क्या काम करेगा। इसको मुझे लग रहा था इसको भी दबंग में फिट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सलमान के ही किसी करीबी से पूछा कि ये कौन है। तो उनके करीबी ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया कि सलमान का पुराना ड्राइवर है, भाई को छोड़ के चला गया था, अभी वापस काम करना चाहता है भाई के साथ। ठीक है, ओके, मेरा क्या। फिर मैंने बाकी शूटिंग के दौरान अशोक को देखा सलमान की गाड़ी चलाते हुए। दबंग बन गई, रिलीज हो गई, दबंग 2 मैंने छोड़ दी, फिर मैं अपने लाइफ में बिजी हो गया। 1-2 साल बाद सलमान के हिट एंड रन केस की हियरिंग आई कोर्ट में। तो अब सलमान से रिलेटेड कुछ होता है तो मीडिया में छपता है। तो मुझे मीडिया के सोर्सेस से पता चला कि सलमान के पुराने ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट में जाके बयान दिया है कि हिट एंड रन केस में गाड़ी मैं चला रहा था। और कोर्ट ने पूछा कि भाई इतने साल के बाद क्यों आ रहे हो, 10-12 साल हो गए थे शायद। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सलीम खान ने और सलमान ने समझाया और मेरा ज़मीर जागा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी गलती मान लूँ। पर जैसा मैंने पेपर में पढ़ा, कोर्ट ने उसका बयान रिजेक्ट कर दिया। दे रिफ्यूज टू एडमिट कि ये गाड़ी चला रहा था, एडमिट हिज सरेंडर टाइप्स। और उस केस का फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि कमाल खान तो इंडिया ऐसा भागा इंडिया से, वो कभी लौटा ही नहीं। ओ जाने जाना गाने वाला, वो कभी इंडिया आया नहीं। जो पुलिस एस्कॉर्ट था वो उसकी डेथ हो गई, वो भी छपा है, पब्लिक डोमेन में है। सलमान कहते हैं मैंने गाड़ी चलाई नहीं, तो गाड़ी चला कौन रहा था? ये भारतीय न्यायालय से मेरे प्रश्न है कि भाई टेस्ला तो थी नहीं तभी कि ऑटो पायलट पे चल रही हो, कोई तो चला रहा होगा गाड़ी। तो सलमान के फैंस को ज़रा बता दीजिए गाड़ी चला कौन रहा था, और जिसने वो बेकरी के बाहर लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। और हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जब सलमान थोड़े दिन उस चक्कर में जेल वेल गए थे लॉकअप में, तो सलीम खान आके बयान देते थे कि मुझे एसी चलाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरा बेटा कैसा होगा। तो सलमान जब कोई भी कांड करते हैं, इनका फैमिली आ जाती है इनके डिफेंस में। सलमान कभी जवाब नहीं देते। ही शुड बी क्वेश्चनड ऑन ऑल दीज थिंग। अगर वो गुंडा नहीं है, अच्छा अभी भी जब मैंने बोला कि वो गुंडा है, वो काम पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो एहसान करता है काम पे आके, तो मीडिया मुझे फोन कर करके परेशान कर रही है कि आपने बोला, आपको डर नहीं लगता। भाई मुझे क्यों डर लगेगा? सच से इतना डरते क्यों हैं लोग इस देश में? और डरते हैं क्योंकि शायद पहले डराया जाता होगा। इसका भी जवाब सलमान खान ने बिग बॉस में दिया है। आपने जैसे कहा कि करियर खराब किया, ये किया, तो सलमान ने नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि सलमान ने मेरा करियर खराब किया, कभी भी नहीं कहा।
मैंने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था इन लोगों ने मेरे सारे प्रोजेक्ट सैबोटाज किए. माई करियर इज मच बिगर देन अ प्रोजेक्ट एंड आई डोंट नीड टू डिपेंड ऑन सलमान खान फॉर माई करियर. इसकी औकात भी नहीं है इतनी कि मेरा करियर खराब कर पाए, क्योंकि मैं बहुत सारे और काम करता हूँ. फिल्म मेकिंग तो एक छोटा सा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर. मेरे शौक है स्टोरी टेलिंग का, तो मैं लिखता रहता. मैं इन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने करियर के लिए. तो उसको लोग वर्ड्स चेंज कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, कहते हैं रोको मत कॉमा जाने दो. तो इनका जो मीडिया है वो कॉमा शिफ्ट कर देता है, कहता है रोको मत जाने दो. मीनिंग चेंज हो जाता है. आपने अपनी फिल्म में भी सलमान खान को तंज कसा बेशरम में कि चुलबुल नाम रखने से कोई दबंग नहीं हो जाता. हाँ, वो उन्हीं के लिए था. हाँ उन्हीं के लिए था, बिल्कुल वो उन्हीं के लिए था. एंड उस समय उसकी लंबी कहानी क्या है कि ऋषि कपूर को चुलबुल पांडे टाइप का कैरेक्टर करना था. मैं कहा सर टाइप वाइप क्या होता है, और आपकी फिजिक विजिक है नहीं. अच्छा. हाँ, और हम कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, तो एक काम करो आप चुलबुल नाम रख लो. तो कहते हैं यार फिर तो सेम टू सेम हो जाएगा. मैं कहा चुलबुल पांडे था, अभी अब चुलबुल चौटाला. और जिस तरह की फिल्म थी हमारी स्क्रिप्ट, उसमें एक सीधा साधा पुलिस वाला है और उसकी बीवी करप्ट है, उसको प्रॉड करती रहती है कि पैसे कमा, और उसको नपुंसकता की चोटें मारती रहती है, जलील करती है बार बार. तो उस टाइप का कैरेक्टर था. और उस सीन जब हम शूट कर रहे थे तो एक्शन सीन टाइप था. रणबीर उनके घर में छुपा है, और तो वी थॉट पब्लिक को देख के मज़ा आएगा कि यार बेटे बाप की छाती पे बेटा बैठा है और बोल रहा है सिर्फ चुलबुल नाम रख लेने से कोई दबंग नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है. तो मैंने कहा और सलमान को तंज मिलेगा, मिले, उसमें क्या है. ये भी तो करते हैं कि आपने दबंग 3 देखी है? मैंने नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर देखा है मैंने. दबंग 3 का ट्रेलर ही शुरू होता है, एक होता है पुलिस, एक होता है गुंडा, और हम हैं पुलिस वाले गुंडे. yes. ये डायलॉग दिया है इन्होंने. भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता. दबंग गुंडा नहीं होता है. हाँ, गुंडा तू है. दबंग का मतलब होता है जो किसी से दबे ना, अनपुट डाउनेबल. दबंग इज नॉट गुंडा. दबंग 2 और दबंग 3 इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि तुम लोग ना उसका मीनिंग चेंज कर दिया. दबंग 2 में आप विजिलेंटे बन गए थे, रैंडम शादी में जाके किसी की गर्दन तोड़ दे रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं. और दबंग 3 में आपने क्या किया वो तो मैंने देखा नहीं. आपका ट्रेलर देख के इतना खराब लगा था मुझे, मैंने कहा कभी नहीं जाऊँगा देख. और बल्कि आपका जिस दिन सिकंदर का ट्रेलर आया था उसी दिन ट्रेलर में मैंने फेसबुक पे जाके लिखा था सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी. हाँ, जो साल में एक बार आती है ईद के दिन, और वही निकली. हाँ, और उसके डायरेक्टर भी बता रहे हैं कि आपकी हरकतें, और आप अपने को एक्टर्स को ला के बिग बॉस पे उनके मुंह से बुलवा रहे हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बिजी हो. हाँ, तो इसलिए आप लेट आओगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम है लोगों को. कभी तो काम कर लो यार. एक फिल्म बनाने में 300-400 लोग लगते हैं, सब आके धूप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक. उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते इस वक्त के, जो आप बदतमीजी में खर्च करवा देते हो. जैसे दबंग के तो प्रोड्यूसर वो खुद ही थे, तो क्या वो फिल्म तो शेड्यूल के हिसाब से ही बनी होगी ऑफ कोर्स. नहीं, कोई शेड्यूल वगैरह से नहीं है. सलमान की मनमानी है, अपने सलमान की मनमानी. हाँ, प्रोडक्शन में भी. इसीलिए मैंने बोला बदतमीज आदमी है. ही लाइक्स टू डिस्ट्रॉय पीपल, ही लाइक्स टू ह्यूमिलिएट पीपल, ही इज अ नार्सिसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. ही विल हैव नथिंग नाइस टू से टू एनीवन मेरे ख्याल से. और औरत के अंदर वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा देखता है. द ओनली वुमेन ही रिस्पेक्ट्स इज हिज मदर. बाकी हर औरत को आप किसी से भी पूछ लो, सब. अभी मैंने संगीता बिजलानी का कोई इंटरव्यू देखा था, उनसे कहा गया कि आपके शादी के कार्ड छप चुके थे. कहते रीजन क्या था, क्यों टूट गई? तो कहते वो आई डोंट लाइक इट, मुझे कोई बोले कि कपड़े ऊपर पहनो. ये सलमान इज नोन टू डू ऑल दिस. और फिर इस तरह की बातें फैलाते हैं. इज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ विमेन. ही इज नॉट. He's not. I know much more, but I'll refrain from telling you more and naming names because there is women involved, and it's a matter of respect and dignity. But he looks at women as a piece of meat, and he uses them and throws them, and so he can use them. That's why he's nice to women only. But उनकी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेसेस या को एक्ट्रेसेस, उन्होंने तो कहा है कि सेट पर फीमेल्स का ध्यान रखा जाता है, ड्रेस कोड भी होता है कि सबको मरने से डर लगता है. सबको मरने से डर लगता है भाई. ये आदमी इतना विंडिक्टिव है.
अगर इसके खिलाफ आप कुछ बोल दो तो ये बदला लेने सड़क पे आ जाता है, उनको हैरेस करने लगता है। विवेक ओबरॉय के साथ क्या हुआ था? विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था ना कि यार मुझे 30-40 बार फोन किया, धमकियां दी, इतना ही बोला। और उसने बोला कि यार अगर लड़ना है तो लड़ ले। तो इन अरबाज और सोहेल आ गए थे कैमरे के आगे कहने हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अरे कर लो कुश्ती यार। ये सलमान को अपने डिफेंस के लिए जो होता है ना कश्मीर में वो पत्थरबाज जिहादी होते हैं ना, छुप के पत्थर मारते। सलमान खान इतना दबंग आदमी है, इतना सुल्तान है और सिकंदर है, तो ये अपने कर्मों के जवाब खुद दे दे। कोर्ट में नहीं दे सकता, मीडिया में दे दे। कोर्ट में लॉयर्स को भेज देता है और मीडिया के सामने अपनी फैमिली को भेज देता है। तो फैमिली तो उसका बचाव करेगी, उनकी रोजी रोटी चलती है सलमान से। इनके घर में और किसी के पास टैलेंट कहाँ है? एक सलमान पे तो सब टिका हुआ है। बट अभिनव जी, क्या आप मानते हैं कि कोई इतना, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि सलमान ऐसे हैं वैसे, उसके बावजूद वो रूल तो कर रहे हैं बॉलीवुड को, उनकी फिल्में आ रही है, ये कौन तय करेगा? कौन? बॉलीवुड क्या है? कॉपीवुड बोलो तो समझ में आता है। बॉलीवुड क्या है? हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और उसमें रूल करना क्या होता है? ये इकोसिस्टम, ये कोई रजवाड़ा थोड़ी है। सलमान की जैसे फिल्म आती है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है, लोग काम तो क्या हमारी फिल्मों में रोजगार नहीं मिलता? वो कई लोगों की मदद भी करते हैं। कोई कितने एक्टर्स तो ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं, उनको सलमान ने काम दिया है। देखिए, ये सलमान दिखाते हैं कि वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, दो की करते होंगे कैमरे के सामने, हमारे सामने। नहीं कैमरे के सामने भाई आपने देखा है मदद करते हुए, यानी कि कोई कैमरा था जो रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, ये सब चीज स्टेज की जाती है कैमरे के सामने। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि मोदी जी फोटो ऑप कर रहे हैं, एक्चुअल फोटो ऑप तो राहुल गांधी करते हैं, मेरे को लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है। सलमान का असली रूप कुछ अंदर के लोगों ने देखा है और मैंने देखा है, और ये बाकी सब जो पब्लिक ने देखा है ना, ये सब परफॉर्मेंस है कैमरा का। ये लोग कैमरे के आगे एक्टिंग चलती नहीं इनकी, तो जिंदगी में एक्टिंग करते रहते। ये बड़े अच्छे आदमी हैं। दबंग 1 में एक डायलॉग है जब अरबाज की शादी ये लोग टूट जाती है और ये मंडप में जाके शादी कर लेता है और नीचे आता है, विनोद खन्ना बोलते हैं सलमान से कि कितने गिर चुके हो, समथिंग लाइक दैट, तुम्हारे मुंह पे थूकने का मन करता है। तो वहाँ एक डायलॉग था जो इन्होंने खुद ही बनाया था इम्प्रोवाइज करके, कि हम कोई गौतम बुद्ध तो है नहीं कि आप हमारे मुंह पे थूके जाएं और हम पूछते जाएं। बाद में वो डायलॉग सेंसर को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा आप गौतम बुद्ध नहीं कह सकते, इसको डब करिए। तो सलमान खान ने सजेशन दिया कि उसको गुड बॉय कर देते हैं, और वो है फिल्म में। ना सलमान बोल रहा है हम कोई गुड बॉय तो है नहीं कि आप हमारे मुंह पे थूके जाएं। तो अगर सलमान खान गुड बॉय नहीं है, ये सलमान की ओरिजिनल क्रिएटिविटी, तो क्या है ये बैड बॉय? ये बैड बॉय इनकी इमेज नहीं है, ये एक्चुअली बैड बॉय है। ये बदतमीज आदमी है रियल लाइफ में, और कैमरे के आगे बिग बॉस में आगे बोलता है मेरी इमेज बन गई है। किसका करियर बर्बाद किया है मैंने? जो मेरा तो नहीं किया, मेरे प्रोजेक्ट सैबोटाज किया, मुझे हैरेस किया, ये किया, करियर तो मेरा नहीं बर्बाद किया है। तो मैंने इल्जाम लगाया नहीं, मीडिया ने लगाया है, मीडिया बताए। सलमान खान को लेकर एक चीज जो हाल ही में सिकंदर के डायरेक्टर ने कही थी कि सलमान सेट पर लेट आते थे। सुबह की जो शिफ्ट है उसमें रात को 8 बजे 8:30 बजे आते थे। तो क्या दबंग के सेट पर ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, दबंग के टाइम पे थोड़ा बेटर था। तब वो शाम को 5 बजे आ जाते थे, क्योंकि 5:30 बजे सूरज डूब जाता था। अच्छा। तो आधे घंटे एक शॉट हो जाए, कहने के लिए रहेगा कि शूटिंग हो जाए, इतना ही फर्क था। हो सकता है इनकी शूटिंग, शायद सिकंदर की शूटिंग इंडोर हुई है, तो इंडोर शूटिंग सनडाउन होने के बाद भी पॉसिबल होती है, तो इसलिए वो 8 बजे आते होंगे। पर झूठ नहीं बोला, सलमान आते कब हैं सेट पे? हर प्रोड्यूसर तो इनसे परेशान है, तभी तो ये खुद की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि सब इंतज़ार करें, हाँ, थक जाएं, टूट जाएं, जलील हों, तभी आएंगे और काम। इसीलिए मैंने कहा था कि ये काम पे एहसान करता है। तो दबंग के टाइम पर ऐसा कुछ हुआ जब आपको इंतजार? हाँ, बहुत सारा हुआ। कई बार हम लोग सेट पे बैठे रहते थे, धूप में इंतजार करते थे कि भाई आएंगे, फिर भाई आ जाते थे। भाई आके 1-1.5 घंटा कॉफी पीते थे अपनी वैनिटी वैन के बाहर, एन वक्त पे आते थे। 1-2 शॉट हो पाता था किसी तरह भाग भाग के, बस शूटिंग रैप। और एक बार तो मतलब हाईलाइट ये थी कि हम लोग वाई में पंचगनी में शूट कर रहे थे, बम्बई से 4-4.5 घंटा है यहाँ से रास्ता,
और हमें पता था कि सलमान बॉम्बे से आ रहे हैं, पनवेल फार्म हाउस या पता नहीं गैलेक्सी में थे। तो हमें बोला गया था, तो हम मान के बैठे थे कि 2-3 बजे से पहले क्या ही आएंगे, वो पहुंचेंगे ही नहीं। तो पहले तो काफ़ी देर झूठ बोलते रहे कि उनके लोग कि नहीं नहीं वो भाई अपने वैनिटी में, अच्छा ये वैनिटी में ही चलते हैं, बस में चलते हैं, उसमें सो गए हैं तो वो निकल चुके हैं वैनिटी बम्बई से। हमें तो हम कैलकुलेट कर लेते थे 4-4.5 घंटे में ये पहुंचेंगे, फिर 5 घंटे में शूटिंग शुरू हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फिर 1-2 बजे तक बोलने लगे कि नहीं अभी निकले नहीं हैं, वो उन्होंने प्लान बनाया हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो मैं चलो ठीक है हेलीकॉप्टर देखते हैं। तो हेलीकॉप्टर उड़ा क्या कहते नहीं बस सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के लिए, पवन हंस के लिए निकल रहे हैं करते 3-4 बजे के आसपास बोला कि घर से निकल गए गैलेक्सी से। मैं सन देखता था, अपनी घड़ी देखता था, कैमरामैन को देखता था। तो खैर 5 बज गया, 5 सवा 5, नहीं आया। समझ में नहीं आया कि शूटिंग कैंसिल करें क्या करें, क्योंकि इतने लोगों को बिल देना होता है। वो लोग तो आए रोज सेट पे और अपना काम करें। तो 5 सवा 5 बजे एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई, फिर दूर से एक हेलीकॉप्टर आते दिखा। तो भी लग रहा था शूट तो होना मुश्किल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं हो सकता था जहाँ सेट लगा था हमारा। वो हेलीपैड पे लैंड होता, फिर वहाँ से गाड़ी लेकर आती, तो उसमें टाइम लगता। तो यानी वो हेलीकॉप्टर सीधा सेट पे आया। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद यहीं लैंड हो जाएगा, हाँ, और शूट कर पाएंगे। तो हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे आया, 10-15 मीटर की ऊंचाई पे। उसमें सलमान खान ने सबको हाथ हिलाया, हम लोगों को, और ऐसे किया, मतलब कल करेंगे। और फिर हमको फ़ोन पे बता दिया गया उनके लोगों से कि भाई सीधा हेलीपैड से होटल जा रहे हैं, कह रहे हैं कल करेंगे शूट। तो पैकअप। वो तो खुद के प्रोडक्शन की फिल्म थी, खुद ही के घर के पैसे लगे थे, फिर मुझे तकलीफ नहीं थी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, सबका टाइम वेस्ट हो रहा था। जो कितने क्रू मेंबर्स थे, कितनों ने इंतजार किया? 200-250 क्रू मेंबर तो हमेशा रहे। और ये हुआ था क्लाइमैक्स की शूटिंग पे, तो उसमें काफी लोग रहे होंगे। पर पर डे वाले जो लोग होते हैं ना, उनको तो दिहाड़ी मिलती है। पर हमारे जैसे लोग जिनको पूरी फिल्म खत्म करके देनी है स्पेसिफाइड, इनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये नॉर्मल है सलमान, और इसका आइडिया ये काफी दिन में शूट कर चुका था। आई हैड अ वेग आइडिया कि अब जो भी लगेगा, किसी तरह फिल्म खत्म करनी है। सलमान सेट पर जिम रखते हैं बॉडी, क्योंकि उन्हें बहुत बॉडी के लिए कॉन्शियस है। वो कुछ नहीं करते, वो हाफ पुशअप्स करते हैं, थोड़ा सा कि थोड़ी बॉडी पंप अप हो जाए और थोड़ी उनकी चर्बी और भी ढक जाए, थोड़ा जोश में दिलाने के लिए। बाकी पीछे क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर उनकी बॉडी थुलथुल आदमी है। ये मेरे ख्याल से इंजेक्शन डाल के बनाई गई बॉडी है। पुग्गा है, अंदर से हड्डियां गल चुकी हैं, और आई बैग्स हैं, तब तो थे दबंग के टाइम पे। बाद में मैंने सुना ऑपरेशन करा लिया। मतलब 8 लाख का बिल था मेरा दबंग का, डिजिटली उनको क्लीन अप करने के लिए। फिर बाद में भी बड़े किस्से सुने मैंने कई फिल्मों में कि उनके 6 पैक नकली हैं, पेंटेड हैं। ये सच बात। दबंग में जो बॉडी थी वो असली थी? बॉडी तो असली ही है, पर्दे पे जो दिख रही है वो नकली है। उस समय फेस की पेंटिंग ज्यादा हुई थी, क्योंकि आई बैग्स हटाए गए थे। बट ही वॉज नॉट दिस फैट जितना अब वो हो गए मोटे। और अब तो कई बार रील्स लोग फैन शूट कर लेते हैं ना उनका असली लुक, तोंद बाहर आ रही है, डांस नहीं हो रहा, कूदा नहीं जा रहा। पर दबंग के टाइम पे भी एक चेस सीक्वेंस था जिसमें ना उस बारिश का मौसम था, थोड़ी काई लगी थी, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं दौड़ूंगा नहीं। कहता है यार काई लगी है, मैं स्लिप हो गया तो देख कितने लोग शूटिंग देखने आए हैं, मेरी इज्जत का क्या रह जाएगी। तो इनसे भागा जाता नहीं, सब बॉडी डबल के शॉट्स होते हैं, इनका चेहरा लगा देते हैं बाद में। एक्शन सीन्स में भी सारे बॉडी डबल्स ही होते हैं? नहीं, उस टाइम पे सलमान वाज आई थिंक 43-44 इयर्स ओल्ड। ही वुड स्टिल डू सम एक्शन स्टंट्स, बट बेयरली, बहुत सेफ करके चलते हैं। एक खरोच भी आ गई तो नानी याद आ जाती है, तो थोड़ा सा भी कुछ रिस्की दिखेगा तो बॉडी डबल करता है। सलमान खान और उनके भाइयों से आपकी दुश्मनी वो तो समझ आती है, लेकिन आपने तो झगड़े में इसको दुश्मनी उनके पिताजी सलीम खान साहब को क्लियर भी... करना चाहता हूँ, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मुझे
हैरेस किए जा रहे हैं कई साल से। सामने से सीधे न अरबाज का, न सोहेल का, न सलीम खान का, न सलमान का, किसी का आज तक मुझे फ़ोन नहीं आया। एक बार मैं बहुत परेशान था, मैंने सलमान को फ़ोन करके बात क्लियर करने की कोशिश की। मैंने 3-4 घंटियाँ बजाई, उसने फ़ोन उठाया नहीं। किस साल की बात है ये? पता नहीं 2015 होगा, 16 होगा, ऐसा कुछ। जब मुझे समझ में आने लगा था कि इनके लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, आई ट्राइड टू कॉल सलमान, द नंबर आई हैव। उस पर मैंने 2-3 रिंग बजाए थे, बट ही डिडंट रिसीव द फोन, सो आई गेव इट अप। आई सेड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट व्हाट प्रॉब्लम ही माइट हैव, लेट हिम बी। 2017 में मुझे बड़ी धमकियां आई फोन पे, उसके क्लिप्स में आपको भेजता हूँ, उसका कंटेंट देखिए, जिसमें कहा गया कि मेरी बहन का रेप कराएंगे, मेरे बेटियों का रेप कराएंगे, हाँ, जलील करने की बातें तमाम, कि तुझे, तो मैंने भी कह दिया भाई तेरे पुरखों के पास भेजूंगा तुझे। अफगानिस्तान से आए थे इसके पुरखे, सलीम खान के दादाजी अस्तबल अंग्रेजों का संभालते थे, हाँ, घोड़े की लीद उठाते थे सर पे, तो वहीं भेजते हैं इनको तालिबान के पास, वही ठिकाने लगाएंगे इनको। तो उसमें उन्होंने थ्रेटन किया है मुझे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू देख लेना ये। तो अब मैंने जाके पुलिस में कंप्लेंट दी थी, पुलिस ने एनसी की, इन्वेस्टिगेशन किया, पर फिर मामला दबा दिया पुलिस ने और मुझे कह दिया कि आ रही अभी भी धमकी। मैं कहा नहीं। अब क्या किया पुलिस ने मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जब क्लोजर रिपोर्ट पे मुझे साइन करने को बोला, मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं करूंगा मैं साइन, मुझे बताओ आपने क्या एक्शन लिया और ये कहाँ से आ रही हैं धमकियां, क्योंकि ये किसी प्राइवेट नंबर से आ रही है। मुझे ये बोला गया कि ये झांसी से आ रहा है, शायद वीपीएन यूज करके इन लोगों ने नंबर फज किया था, पर बातों से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सिर्फ मुझे और सलमान को पता है, क्योंकि हमारे बीच हुई थी, तो बातों से मुझे लगा ये सलमान ही है, किसी वीपीएन से फोन कर रहा है। और फिर मैंने उस नंबर पे फोन भी किए, तो एक मैसेज ये भी आया कि फोन नहीं करना, सिर्फ एसएमएस मैसेज पे बात कर। तो किया है, 150-200 मैसेजेस हैं, मैंने पुलिस को भी भेजे थे, तो वो हैं, रखे हैं मेरे पास, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ की पुलिस भी निकम्मी है। वो एक हमारा पूर्व कमिश्नर होता था परमवीर सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में भी लीपापोती में पाया गया, उसका भी बड़ा नाम है। वो सलमान का खास फ्रेंड है, वो बहुत कवर अप करता है, क्योंकि शायद उसके बेटे को हीरो बनना है। सलमान ने ये मिठाई बांट रखी है कि मैं लॉन्च करूंगा, शायद, मुझे नहीं मालूम, पर दोस्त तो है वो, सलमान से बड़े निकट के संबंध हैं। तो सलमान की रीच तो है पॉलिटिशियंस में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, और जिनके बल पे ये धमकियां देता है या लोगों को डरा के रखता है, ये बहुत कनेक्टेड है। पहले दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील, इनके नाम आते थे, क्योंकि एक आपको याद होगा वो एक फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके, शायद जी, उसमें अंडरवर्ल्ड फंडिंग की हाँ कुछ बात आई थी। तो उस टाइम पे कुछ टेप्स लीक हुए थे जी, जो बॉम्बे पुलिस ने रिकॉर्ड किए थे। तो इसमें एक टेप में छोटा शकील और इसकी बातें थी, सलमान खान की, जिसमें ये औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता है वो पता चला था, प्रीति जिंटा के बारे में क्या क्या बोल रहा था, ये सब सुना है मैंने, मतलब वो टेप्स के रिकॉर्डिंग सुने हैं मैंने। तो वो तो सही है, वो सलमान औरतों की कितनी इज्जत करता है ये मुझे पता है, पर वो बहुत लोगों ने उस समय सुना, तो लोगों में डर, फिल्म इंडस्ट्री में डर बैठ गया कि ये तो भाई लोगों से कनेक्टेड है। तो जब से मोदी जी का राज शुरू हुआ, भाइयों की तो चलती नहीं बम्बई में। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तुमको डर नहीं लगता, तुम कैसे खुल के इतना सच बोलते हो। तो मैं कहा क्या ही कर लेंगे, खोने से, जिसके पास बहुत कुछ होता है ना, उसको खोने का डर रहता है। मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो खो सकता था मैं अपनी फैमिली खो सकता था। इस दबाव में मेरा डिवोर्स हो गया, हाँ, फैमिली चली गई मेरी बैंगलोर, मेरे को अपने लिए क्या डरना है, खोने के लिए इसके पास है। इसका जो पूरा एम्पायर साम्राज्य है, ये तो मेरी मेहनत पे कब्जा करके ये लोग बैठे हैं ना, तो इनके पास सब कुछ खोने का डर है। इसको डर है कि ये जेल ना चला जाए, तो डरते ये हैं। मुझे क्या, मैं तो पब्लिक में लिख के दे चुका हूँ कि मेरा एक ही दुश्मन है, ये फैमिली। अगर मुझे कुछ होता है तो समझ जाना किसने, फिर वही होगा जो नेपाल में हो रहा है, देखा आपने, मिनिस्टर्स को कैसे धो धो के मारा सड़क पे, हाँ, खून निकाल दिया पूर्व प्रधानमंत्री का, उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को फ्लाइंग किक्स पड़ रही हैं सड़क पे। तो मुझे जेनजी से बड़ी उम्मीद है कि बच्चों, हमारे देश में भी अलग अलग स्ट्रीम्स में थोड़ा टेक दीज करप्ट पीपल टू टास्क। इनको ज़रूरी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये बॉलीवुड में
हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सलमान खान फैमिली ये सांप के जहर की थैली है। तो इनका भी कुछ ऐसा ही इलाज होना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। वो सुधर तो नहीं सकते, पर क्योंकि हमारी न्यायपालिका तो इसको जेल भेज नहीं पा रही, सिस्टम पूरा सड़ चुका है, न पॉलिटिशियंस कोई विल पावर दिखा पा रहे हैं। मुझे बड़ी होप थी देवेंद्र फडणवीस जी से, इन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा काम किया था, मुझे लगा अब ये वापस मुख्यमंत्री बने, ये कुछ होगा। सुशांत सिंह राजपूत के माँ बाप को, माँ तो नहीं रही, पिताजी को न्याय मिलेगा, उसकी फैमिली को मिलेगा। दिशा सालियान के फादर घूम रहे हैं सड़क पे न्याय मांगते मांगते, उनको कुछ न्याय मिले। पर टू से द लीस्ट ना, मुझे फडणवीस ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है। इवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग सीरियसली। एंड इफ दे वांट, विल पावर की बात है। योगी जी ने क्या बुलडोजर चलाया है। हाँ, जितने गलत काम करने वाले, जितने अपराधी हैं, उन्होंने तो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बोल दिया था कि अपराधियों के लिए दो ही जगह ठीक है, एक वो जेल और दूसरा जहाँ मुख्तार अंसारी और वो सब चले गए, अतीक अहमद। सलमान और आपका जो किस्सा है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत डिस्कशन होता है और कई लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाते हैं। हाँ, वो देखो थियरीज बनाते नहीं है लोग, वो उनके चमचे और ट्रोल्स जो है ना, पेड ट्रोल्स, इनके पास पैसे बहुत हैं खान फैमिली के पास, एंड विच दे यूज टू हायर एजेंसीज। तो इनके पेड ट्रोल्स मुझे गाली दे के, मेरी रेपुटेशन खराब करके, छवि खराब करके, ये सोचते हैं कि सलमान भाई बहुत वो है। भाई इस देश में सबसे ज्यादा गाली किसको पड़ती है? इस देश में नरेंद्र मोदी को, ठीक है। कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी अपने आप को डिफेंड करने आए बाहर कि मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ऐसे मत बोलो, मुझे बुरा लग रहा है? जरूरत ही नहीं है। अगर आप मुझे कोई बोले कि तुम आदमी नहीं औरत हो, मुझे मालूम है मैं आदमी हूँ, क्या जवाब दूं उसको? एक जो थ्योरी सलमान और आपके किस्से पे बहुत लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें ये थ्योरी ये भी आती है कि आपकी दबंग 2010 में बनी थी, 2014 में आपकी बेशरम आ गई थी और उसके बाद से आप चुप ही रहे, 2020 में आप अचानक बोले। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको सलमान की एक मैनेजर, जिससे सलमान ने उस टाइम पर फायर किया था, उसने और फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर ने आपको पैसे ऑफर किए हैं, आपको प्रोजेक्ट ऑफर किया है, और इसीलिए अब आप बोल रहे हो कि कितनी सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन, आप रेशमा शेट्टी की बात कर रही हैं? जी, यही नाम लिखा था। रेशमा शेट्टी दबंग के टाइम पे मैनेजर नहीं थी सलमान की, तब उनका मैनेजर था विकास कपूर। ये ओमकार कपूर एक एक्टर है, उसका बड़ा भाई। हाँ, और रेशमा शेट्टी बाद में आई। रेशमा शेट्टी एक टैलेंट मैनेजर है। मैं टैलेंट मैनेजर्स पे बहुत भरोसा नहीं करता। ये सब सेक्रेटरीज होते थे पहले, क्योंकि एक्टर्स को टाइम नहीं मिलता था स्ट्रगल करने का, वो शूटिंग पे बिजी होते थे। सेक्रेटरी प्रोड्यूसर के ऑफिस जाके उनकी फोटो और फिजिकल दिखाता था, वीडियो टेप वगैरह। ये सेक्रेटरी मैनेजर बन गया, यहीं से गड़बड़ शुरू हुई है। आज की डेट में किसी फिल्म मेकर को फिल्म बनानी है तो पहले मैनेजर को खुश करना पड़ता है। हाँ, उसको क्या मिलेगा तय करना, और मैनेजर्स तय करते हैं कि कौन सी फिल्म। और जब से बड़े प्रोडक्शन हाउस, वाईआरएफ और सबने अपना टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी खोल रखी है। तो ये सारी इंडस्ट्री में अगर ना एक्सपोज कर दो इस इंडस्ट्री को, तो 90% लोग दलाल मिलेंगे यहाँ पे। ये दल्ले हैं। ये कौन काम करने वाला काबिल आदमी है, उस किसी एक को चिपक लो, उसका खून पीते रहो, उस पे इनका इकोसिस्टम चलता है। और हमारे देश में ना 3 चीजें ऐसी हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, फिल्म्स, इस पे सबका एक ओपिनियन है। पहले क्रिकेट में भी बोलते थे प्लेयर का बेटा प्लेयर बनेगा और ये सब, तो क्रिकेट छोड़ दो करियर। लेकिन क्रिकेट में के इतने जुनूनी है लोग कि अब थोड़ा सुधार हो गया है और बहुत लोगों को मौका मिल रहा है। और पर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में अभी भी पुराने लोगों ने खूंटा गाड़ के रखा हुआ है। हीरो का बेटा ही हीरो लॉन्च होगा, फिर पॉलिटिक्स में भी बाप मर गया तो टिकट बेटे को मिल रहा है। तो वंशवादी सोच अभी भी चल रही है। एक और चीज जो आपने बोली कि ठीक है, फिल्मों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपने बोला कि खान परिवार ने सैबोटाज के, मान भी सकते, फैमिली का भी इल्जाम आपने उन पर लगा दिया, मतलब किन पर? खान फैमिली पर, कि उनकी वजह से है मेरी फैमिली लाइफ खराब हुई या जो भी। तो फैमिली पर कैसे उन्होंने, मतलब? यार देखो, पहले तो मुझे मेरी बेटियां तब माइनर थी और मैंने दोनों के लिए फ़ोन ख़रीदा था, पर सिम कार्ड मेरे नाम पे थे क्योंकि वो माइनर थी। और तो इन्होंने कहीं से पता कराया होगा कि मेरे नाम पे और कोई फर्जी नंबर है क्या। तो मेरे नाम पे 3 नंबर थे, एक बेटी। मेरी बेटियों को कॉल्स आते थे और पूछते थे कौन बोल रही है,
अभिनव कहाँ है, इस तरह की बातें। और साइमल्टेनियसली मेरे फ़ोन पे धमकियाँ आई। अच्छा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कनेक्टिंग टू एंड टू। इससे मेरी फैमिली की मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी और फैमिली पे प्रेशर बहुत था। एंड वी यूज टू डिस्कस दिस इंटरनली। और तो मेरी एक्स वाइफ उस समय परेशान थी और वो मुझे बोलती थी, यार क्या है, तुम जिद्दी क्यों हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, किससे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं विक्टिम हूँ इनका, मैं क्यों करूँगा कॉम्प्रोमाइज़। तो बहुत सारी चीज़ों में मेरी मेरी वाइफ के मतभेद इसलिए शुरू हो गए क्योंकि सबको चाहिए था कि मैं झुक जाऊं, पर मैं भी पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं साला। हाँ, एक तो उस एक्ट्रेस चक्कर के साथ में भी आपका नाम जोड़ा गया था उस दौरान, पल्लवी शारदा के साथ। हाँ, वो जोड़ने दो, वो तो बेशरम के टाइम पे था जी। वो इंडस्ट्री को हजम नहीं हुआ पल्लवी को कैसे कास्ट कर लिया। और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उस कहते टाइम कि पे। कटरीना, क्योंकि उस वक्त रणबीर के साथ थी कटरीना, तो कटरीना वाज द चॉइस। So no, Katrina was not the choice. Ranbir had asked me that she Okay. wants to do the film. Consider her. I said she's not right for the part. I need a दिल्ली की पंजाबन. ओके। कटरीना अपने एक्सेंट पे काम करे। हाँ, वो उसका एक्सेंट मैं छुपा नहीं पाऊंगा। एंड आप देखिए बेशरम के पहले की कटरीना की जितनी फिल्में हैं सब में उसका रोल ट्विक किया जाता था जस्टिफाई करने के लिए कि या तो ये एनआरआई है जो इंडिया आई है, या बाहर से राजनीति में था कि इंडिया की लड़की बाहर पढ़ के आई है, तो उसका एक्सेंट जस्टिफाई हो जाए, या फिर फिल्म अब्रॉड शूट हो रही है। तो मैं कहा उसकी इमेज जो है वो सूट नहीं करती मुझे। आई हैव नो प्रॉब्लम, शी इज अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड एक्ट्रेस। ये हुआ था। तो रणबीर सेड, फिर मुझे एक बार वायाकॉम के सीईओ ने भी बोला कि यार कटरीना वांट्स टू डू योर फिल्म। तो मैं उनको भी वही जवाब दिया, दे ऑल आल्सो कन्विंस्ड। कटरीना वंस केम एंड मेट मी आल्सो। हाँ, वो मैं यशराज में गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उन लोग की 8 था टाइगर की डबिंग चल रही थी बगल में। So Katrina found out that I was around, so she came and met me and she said, "What, do you have a problem with me?" I said, "I have no problems. The day I write a script which is either based abroad or if it has an NRI character, I will come to you only. Because that's your image and I think you would beautifully play the part." And I think she understood. And we've been good friends after that. I've lost touch with her recently, but we met at a few parties and gatherings, trials. She's very fond of me. And I have no problems with Katrina. But there were so many others. I auditioned Pariniti Chopra. I auditioned Tapsi Pannu. I auditioned एक लड़की होती थी निधि सुबैया, तमन्ना भाटिया. All these girls were newcomers trying to break in at the time. Okay, and we had decided we will find a girl who fits the role through auditions. और उसी में पल्लवी शारदा ने भी ऑडिशन दिया था और बहुत तो स्वरा भास्कर ने दिया था। और जब सबको अच्छी लगी, वायाकॉम का मैनेजमेंट था तभी, रणबीर ने भी देखा उसका ऑडिशन, फिर पल्लवी को हमने, तब ये जवानी है दीवानी की शूटिंग चल रही थी उदयपुर में, और मैं रणबीर के से मिलने गया था। तो जब रणबीर वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड कि ये लड़की बहुत अच्छी है, तो ऐसा इससे एक बार मिल लें, तो कहता हाँ बुला लो, एक बार मिलते हैं आपके साथ। तो वी कॉल्ड आज पल्लवी टू, मैंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया कि पल्लवी का टिकट करा दो। शी फ्लू डाउन टू उदयपुर एक दिन के लिए। शी मेट बोथ मी एंड रणबीर एंड देन व्हेन आई केम बैक टू बॉम्बे सब्सिक्वेंटली फ्यू डेज लेटर आई डिस्कस्ड इट विथ ऋषि कपूर, एवरीवन, एंड वी ऑफर्ड अ रोल टू हर। सो शी वॉज प्योरली देयर ऑन मेरिट। पर इंडस्ट्री में बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ क्योंकि उस पल्लवी ने शायद माय नेम इज़ खान में एक छोटा सा रोल किया था, शाहरुख खान की भाभी का या कुछ, तो वो हजम नहीं हुआ कि यार ये क्या सपोर्टिंग कास्ट को इतनी बड़ी फिल्म में हीरोइन कैसे बना दिया। क्योंकि बेशरम वाज अ वेरी बिग फिल्म एट द टाइम प्रपोजल वाइज। कपूर फैमिली वाज कमिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। हिट होती तो रणबीर के लिए सबसे स्पेशल फिल्म होती है। हाँ, तो कोशिश होती तो उसमें हीरोइन का स्लॉट बड़ा, और कटरीना ही नहीं बहुत सारे लोग और भी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस ने रीच आउट किया मुझे। माय रिस्पॉन्स वाज द सेम। मुझे हाँ, सबसे पहले तो मैं सोनाक्षी को कास्ट करना चाहता था, तो रणवीर ने बोला सोनाक्षी नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हर। अब उसका क्या कारण है अब रणवीर जवाब देगा। वो हाँ, एज में ज्यादा लगती है इस तरह का उन्होंने, मुझे नहीं मालूम, वो आप रणबीर से पूछिए।
तो रणवीर ने ये बोला था मुझे, तो मैंने भी रणवीर को कह दिया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ कटरीना। अगर आप पर्सनल डिसलाइक पे किसी को रिजेक्ट करोगे तो फिर कटरीना डज नॉट फिट माई रोल एंड आई हैव नो पर्सनल डिसलाइक, क्योंकि मुझे मालूम था कि यार वो कभी ना कभी आएगा उसका नाम। तो एनीहाउ, तो ऐसा नहीं है, पर फिल्म जब रिलीज हो रही होती ना तमाम तरह के गॉसिप आते हैं, कौन किसका, और बहुत सारा आड़ा तिरछा चपता रहता था। घूम फिर के जब फिल्म रिलीज हो रही होती है ना तो इट्स ऑल वर्क्स फॉर द फिल्म ऑल्सो। बट पल्लवी से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे, उसके पेरेंट्स से मैंने आशीर्वाद लिया था, सिंगापुर जाके मिला था, शी इज ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। तो आई वांटेड टू, उसके हर पेरेंट्स वर अप्रीहेंसिव कि यार फिल्म्स में उसका क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा आई लाइक टू मीट योर पेरेंट्स एंड कन्विंस देम दैट दिस इज द राइट कॉज। तो उस साल 2012 में आईफा सिंगापुर में था, तो मैं आईफा में जा रहा था, तो आई आस्क्ड हर कि कैन योर पेरेंट्स कम डाउन टू सिंगापुर। तो मैं वहाँ पे मिला उसके पेरेंट्स से एंड टुक देयर ब्लेसिंग्स। और पल्लवी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। वो सैबोटाज यही तो कहते हैं ना यार, आप इंडस्ट्री में कोई न्यूकमर आता है, उसका कंट्रोल इनके पास नहीं है तो ये उसका करियर बर्बाद कर देते। और मैंने पल्लवी से कोई फ्री फिल्म डील नहीं की। मैंने कहा पल्लवी तू आज़ाद है, यू चूज योर प्रोडक्ट, यू चूज विच फिल्म्स यू वांट टू डू, एंड आई डोंट बिलीव इन दिस स्लेवरी थिंग। यहाँ पे कोई किसी को कहते हैं ना ब्रेक दिया, हमने इसकी लाइफ बनाई, अरे यार किसी और की बनाओ ना लाइफ, ड्राइवर क्यों बना रहे हो उसको? हाँ, किसी को सड़क से उठा लो और बना दो लाइफ। द फैक्ट इज मेरे पास एक मेरिट है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास, टीवी में मैं एक नामी डायरेक्टर था, मेरी बड़ी इज्जत थी। पर नहीं, ये लोग खूंटा गाड़ के मुझसे मेरी कमाई पे जीना चाहते हैं जिंदगी भर। इतना कुछ हुआ आपके साथ, क्या कभी सोचा कि सलमान के साथ पैचअप कर लें, या क्या उनकी तरफ से कोई ऑफर आया कि नहीं, मैंने आपको बताया उनसे कभी कोई ऑफर नहीं आया। और मुझे पैचअप क्या करना, मुझे झगड़ा थोड़ी करना था। मैं तो यार इस तरह के जिल्लत के माहौल में मैं काम नहीं करना चाहता, मैं हट गया। भाई सलीम जावेद अलग अलग हो गए थे एक टाइम पे, जावेद अख्तर अपने रास्ते चले गए। आज भी सलीम खान से पूछा जाता है कि क्यों जावेद अख्तर चले गए, उनसे पूछिए। जावेद अख्तर टाल देते हैं कि यार वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे दोस्त अलग थे, उनके दोस्त अलग थे, हम तो काम साथ में करते थे, लेकिन और बहुत लाइफ थी। सच रीजन यही है कि सलीम खान का घमंड रहा होगा, मैं तो आंकलन नहीं लगा सकता हूँ, कंफर्मेशन तो जावेद साहब देंगे कि उस समय जब ये लोग अलग हुए थे तब भी बहुत इंडस्ट्री में हलचल थी कि काम तो सारा जावेद अख्तर करते हैं, सलीम खान का तो सिर्फ ऊपर ऊपर नाम है। खैर ऐसा संभव नहीं है कि सलीम खान ने कुछ नहीं किया होगा, ज़रूर किया होगा, ऊपर हो सकता है जावेद अख्तर साहब ज़्यादा काम करते हो। मैं जावेद साहब को कम जानता हूँ, उनके काम के थ्रू ही जानता हूँ, मिला नहीं हूँ, पर वो मुझे बड़े सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थिंकर टाइप लगते हैं। और सलीम खान को मैं जानता हूँ अच्छे से, सलीम खान का भी मैं फ़ैन था, उनसे मिलता था, बातें करता। ये थोड़े से इस्लामी, रेडिकल इस्लामी जिहादी टाइप की मानसिकता लगती है मुझे। तो अभी इतनी है तो, और घमंड मतलब ऐसा है कि क्या बताएं। मतलब कोई हिरन को शूट करने की ज़रूरत नहीं, काला हिरन सब हार्ट अटैक से मर जाए, कोई भी मर जाए सलीम खान के साथ समय बिता के। इतना ये बुराई लोगों की, दूसरों को गालियाँ नीचा दिखाना, वही चीज़ बेटों में आई है। सलमान भी देते हाँ, हैं गाली? सलमान का कोई सेंटेंस बिना गाली के होता नहीं है। माँ बहन की गालियाँ, भाषा इतनी गंदी है सेट पे भी हर जगह। सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता था। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं, सर सर सर। और जिस दिन मैंने छोड़ी थी दबंग 2, उस दिन सलमान ने मुझे फ़ोन किया था बैंकॉक से, और ऐसे ही मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी। इंटायर कन्वर्सेशन मुझे याद नहीं है, टू द इफेक्ट कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और उसमें एक बात बोली कि तू मुझे सर सर बोलता था ना, तो मैंने कहा आप भी तो मुझे सर सर बोलते थे, अभी क्या, अभी मैं लड़ू? एंड देन ही डिडंट नो व्हाट टू से, ही सेड तू आएगा मेरे पास, एक हफ्ते के अंदर तू आएगा। ये धमकी थी। जैसे अशोक सिंह आया वापस, तो बेसिकली व्हाट ही डिडंट से बट मेंट वाज कि इतना हैरेस करूंगा, इतना तंग करूंगा कि तू एक हफ्ते में भीख मांगते आएगा कि सॉरी भाई। ये कई बार कर चुका था शूटिंग के दौरान मेरे साथ। मैं बदतमीजी ये करता था, रात को गालियाँ ये दे, और मैं अगले दिन दुखी होकर कमरे में बंद हूँ, सेट पे नहीं आ रहा, तो अरबाज से फ़ोन कराया कि मैं सेट पे क्यों नहीं आया। तो रात को शराब पी के नशे में कुछ भी करना, सुबह सॉरी बोलना। फिर आप हिस्ट्री देखो ना,
जब ये ऐश्वर्या राय से अलग हुए थे, ऐश्वर्या ने क्या कहा था? यही कि नशा करके हैरेस करना, कुछ भी करना, अब्यूज। सोमी अली ने क्या कहा? यही। तो इसका इतिहास ही रहा है। लेकिन इतने साल इंडस्ट्री में फिर टिके कैसे, इस तरह से काम करके या इस तरह के बिहेवियर से? मैनिपुलेशन से भाई। मुसलमान आक्रांता जो इस देश में आए, वो तो थोड़े से आए थे, 50,000 1 लाख। तो इतने साल तक राज कैसे किया इस देश में? अंग्रेज तो थोड़े आए थे। आई थिंक एट द हाइट ऑफ इंपीरियल इंडिया 1.5 से 2 लाख अंग्रेज थे गोरे इंडिया में। तो इतनी बड़ी कंट्री पे तब भी इंडिया की पॉपुलेशन 30 करोड़ के ऊपर थी। कैसे राज किया? थ्रू मैनिपुलेशन, डिवाइड एंड रूल। यही करते आ रहे हैं ये लोग, आज भी वही हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ इस परिवार की पूरी जांच होनी चाहिए ढंग से। लोगों को इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। इनकी मानसिकता, इनकी सोच जिहादी है। लेकिन बीइंग ह्यूमन के जरिए कितने लोगों का भला करते हैं, कितने लोग दुआ देते हैं। भाई देखे ना, आना चाहिए लोगों को, सामने आना चाहिए कि क्या किसको क्या मिला, और फिर इनके अकाउंट चेक कर लो। 100% मैं कह रहा हूँ, जो इन्होंने क्लेम किया है टैक्स रिबेट्स वगैरह के लिए कि हमने इतनी चैरिटी करी, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं होगा। भाई आपको अठन्नी कहते हैं ना, आज कहीं पे पढ़ा था मैंने कि जब हम भगवान से मांगते हैं तो पूरी दुनिया मांग लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो सिक्के ढूंढते हैं जेब से। तो इनका ये हाल है। 200-400 रुपए ऐसे दे दिए, बट दे मेक श्योर इट्स सीन। सलमान खान की कोई भी चैरिटी अनसीन नहीं होती, सब में कैमरा होता है, उसके बारे में राइटअप आता है कि, और अच्छा राइटअप, मजे की बात, राइटअप क्या आता है कि सलमान सीक्रेटली लोगों की कितनी हेल्प करते हैं। अबे तो तुझे कैसे पता जर्नलिस्ट को, अगर सीक्रेटली करते तो ये सब दिखाया जाता है। अभी वो पंजाब में फ्लड आए हुए हैं, सब छप रहा है कि शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने ये दिया वो दिया। इनके बारे में भी छपा कि सलमान खान ने 4 बोट्स भेजी, बस इतनी औकात। हाँ, बहुत हल्ला मचाया था कि पूरे वर्कर्स यूनियन को सलमान खान कोविड में पैसा देंगे। तो जिसको चैरिटी करनी होती है, रतन टाटा ने कुछ जो देना था दे दिया, 500 करोड़ पीएम केयर्स में। प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कौन जरूरतमंद है। ये इतना हल्ला मचा के पूरे एसोसिएशन को हम खाना देंगे, ये देंगे, क्या दिया? फिर धीरे धीरे वो पता चला कि 1.25 लाख मेंबर्स हैं। तो कहते नहीं एक्टिव मेंबर्स, वो नंबर घट के 20-22 हजार आ गया। अब 20-22 हजार में से भी कितनों को पहुंचा, क्या पहुंचा, किसी को हिसाब किताब नहीं है। तो ये मीडिया के कहने से, मुझे मालूम है जो आदमी अपने डायरेक्टर का ध्यान नहीं रख सकता था, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में प्रताड़ना, जानबूझ के होटल में गंदा रूम देना। एक बार मेरी फैमिली आ रही थी, जानबूझ के इतनी गंदी गाड़ी भेजी खटारा कि वो 6 बार ब्रेकडाउन हुई यहाँ से पंचगनी के रास्ते में। 9 घंटे लगे, मेरी वाइफ रोने लगी थी। और फिर अगले दिन मैंने कुछ शिकायत नहीं की उसकी, मैंने कहा कोई बात नहीं, सह ले। अरबाज खुद आके बोल रहा है सॉरी सर, मुझे पता चला आप बहुत गलत हुआ आपकी वाइफ के साथ। ये करते थे जानबूझ के। इनको बेइज्जत करना अच्छा लगता है, लोगों को नीचा दिखाना, दूसरे की बुराई करना, ये अच्छा लगता है। अनुराग कश्यप के भाई है, निशांची अनुराग कश्यप की है, सलमान उसका ट्रेलर देख रहे, वीडियो जा रही है। क्योंकि ये जो छपा है ना दबंग के 15 साल पे कि मैंने बोला गुंडा है, ये साबित करने में कि ये बड़ा इंकरेजिंग आदमी है। ये सब ड्रामा है, वहां पे भी कैमरा है। ये सब न्यूज बाहर कैसे आ जाती है? सलमान खान की प्राइवेट लाइफ क्या है? अनुराग कश्यप ने भी पहले एक टाइम में बोला था सलमान को कि अगर सलमान खान में इतना दम है तो अपने भाई अरबाज को बड़ा डायरेक्टर बना दिया, अगर उसने मेरे भाई को बनाया तो। जब लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया और फिर उसके पीछे स्टोरी है। देखो तब गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग हो रही थी। अनुराग वाज शूटिंग इन झरिया बिहार, और कोल माइंस में, अंडरग्राउंड कोल माइंस में थे वो लोग। मुझे ख्याल से फेब 2011 की बात है। तो उसने जिस दिन अरबाज खान ने खुद को डायरेक्टर अनाउंस किया ना, उसको पता नहीं था कि मैंने दबंग 2 छोड़ दी। और दबंग 2 मेरे अरबाज खान से जो भी होना था, मैं SMS भेज के वो बहस वहस हो गई, मैंने फिल्म छोड़ दी। उसके 10 दिन बाद अरबाज खान ने अपने भाई को मनाया होगा कि मैं बन जाऊंगा डायरेक्टर। हाँ, उनको लगता है डायरेक्टर बस एक्शन कट बोलने से हो जाता है। तो खैर जो भी है, जब अरबाज खान ने ट्विटर पे अनाउंस किया कि फॉर सम रीजन अभिनव डजंट वांट टू डू, सो आई एम रेडी टू टेक ओवर समथिंग लाइट्स कैमरा एक्शन, तो वो ट्विटर पे वायरल हो रहा था। मैं ट्विटर पे आज तक नहीं हूँ, तो किसी ने ट्विटर जो रहा होगा उसने पढ़ा होगा, और उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं ट्रोल्स की ये सब था कि अरे अभिनव को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, भाई
ये सब रहा होगा, तो अनुराग ने वो सब पढ़ा एंड ही शुड हैव कॉल्ड मी टू आस्क कि भाई क्या क्या हुआ। वहाँ उसने गलती कर दी, जोश जोश में ना सीधा ट्विटर पे लिख दिया गुस्से में कि सलमान को लगता है उसने मेरे भाई की लाइफ बनाई, आई होप भी। और वो एक ट्विटर वॉर छिड़ गया। उसका जवाब अरबाज ने कुछ दिया, उसका जवाब अनुराग ने कुछ दिया, फिर वो ट्विटर। और मैं मीडिया को प्लेग की तरह अवॉइड करता हूँ। और मैंने उस ज़माने में दबंग में बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे, तो जितने प्रेस वाले थे सबके नंबर सेव थे मेरे पास। मुझे तमाम प्रेस के फ़ोन आ रहे थे। मैं कहा यार फालतू में कोई इंटरव्यू लेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मुझे एक फेमिलियर जर्नलिस्ट थी, मैं नाम ये याद नहीं आ रहा, उसने मैसेज भेजा, SMS किया, क्योंकि तब भी स्मार्टफोन नहीं था। वो टाइप करने में मैसेज बड़ा मेहनत लगती थी, तो लंबा मैसेज भेजा कि आर यू अवेयर कि ट्विटर पे अरबाज और अनुराग के बीच में वॉर हो रहा है। आई वॉज नॉट अवेयर। तो मैं बोला, उसको तुरंत वापस फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो रहा है, पढ़ के बताओ। तो उसने सब पढ़ के बताया। तो मैंने कहा अरे यार, मैं शांति से छोड़ के आ गया था, अनुराग ने सब खेल खराब कर दिया। सो देन आई ट्राइड कॉलिंग अनुराग, पर वो माइंड में था तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो आई टोल्ड माई फादर कि आप अनुराग को फ़ोन करो और बोलो वो डिलीट करे, ये मेरे मैटर में बिना जाने समझे कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। अच्छा। एंड आई कॉल्ड अप अरबाज एंड आई अपोलोजाइज। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, ये बताया उनको कि अनुराग हैज़ रिएक्टेड, ओवर रिएक्टेड, और वो आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विथ हिम एंड आई विल मेक श्योर इट इज़ रिमूव्ड। तब तक आई थिंक जस्ट my father would have reached Anurag, and Arbaz looked at Twitter and he said, I can see he's removed the thing. Or so that's the only time I think Anurag has apologized for his opinion because he didn't know. और फिर उसका उस समय क्लैरिफिकेशन, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी खामखा। तो पर लोगों को इम्प्रेशन ये दिया गया था कि मुझे दबंग 2 से निकाल फेंका गया, कि अरबाज ने मेरी लाइफ बनाई और मैंने बदतमीजी करी और इन्होंने मुझे निकाल फेंका। काफी सेक्शन मानते भी थे, क्योंकि सलमान खान बड़े स्टार है, वो नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। चमचे ये सलमान खान के जो जाहिल फैंस है ना, वही मानते हैं। फिल्म बनती कैसे, उनको तो लगता है हीरो बनाता है फिल्म। हाँ, उनको क्या पता है कि 8 घंटे हम बैठे रहते हैं, सब तैयारी हम करते हैं, हीरो आता है, डायलॉग बोल के चला जाता है, और डायलॉग याद भी नहीं करता, उसको प्रॉम्प्टिंग लगती है, स्क्रिप्ट नहीं रीड करके वो सामने। सलमान खान कुछ नहीं करता। हाँ, उसको एक प्रॉम्प्टर बताता है ये बोलना है, जो अग्री हुआ है, और एक एक लाइन। तभी तो आप सलमान खान की फिल्मों में देखो, उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी लेथार्जिक होती है। हम वहाँ जा रहे हैं, इतने पॉजेज होते हैं। क्यों? क्योंकि रियल टाइम में बाद में प्रॉम्प्टर की आवाज़ डिलीट हो जाती है, तो रियल टाइम में ऐसे चलता है, हम वहाँ जा रहे। तो ये सब दिखावा है। एक्टर ये सारी जिंदगी भर एक्टिंग करते रहते हैं, ये लोग कैमरे के आगे इनको कुछ नहीं आता, और दूसरों का हक चोरी करना आता है, गुंडागर्दी करना आता है, कोई बदतमीजी करना आता है, इसको बोलते हैं हुल देना। तो किसी को डराना है, धमकाना है, तो कहते हैं हुल दे जरा। और इसलिए सलमान खान जैसे लोग कभी अकेले नहीं मिलते, इनको चाहिए 40-50 का झुंड, ताकि लोग खामखा डरे। क्या सच है कि सलमान एक मीटिंग के लिए भी चार्ज करते हैं, कहते हैं कि इतने होंगे तो ही सलमान से मीटिंग हो पाएगी? मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। नहीं होता होगा, मुझे नहीं मालूम। सलमान से आपकी ये जो तकरार है, ये कहाँ तक चलती रहेगी और क्या खत्म होगी, तो कैसे खत्म होगी, बताइए। पता नहीं, अगर आप पूछ रही हैं मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ इनसे, तो ये लोग भी बहुत दिनों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, कितने पैसे लूँगा मुंह बंद करने के। पैसे नहीं, इन्होंने पब्लिक में बहुत बेइज्जती करी है मेरी 15 साल, और मेरे बारे में तमाम अफवाहें फैलाई हैं, बदनाम करने के लिए मेरा कैरेक्टर स्मीयर किया है। मैं वही चाहता हूँ जो बिश्नोई समाज चाहता है, लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान घुटनों पे आए, माफ़ी मांगे, अपना जुर्म कबूले, एंड देन आई विल थिंक अबाउट इट कि इसको माफ़ करना है कि नहीं। वही लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि भाई बिश्नोई समाज के हमारे मंदिर में जा, हाँ माफ़ी मांग, अगर मेरा समाज तुझे माफ़ कर देता है मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन उसमें तो सलीम खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगना मतलब एक्सेप्ट करना कि गलती की है। पुलिस केस है ना। सलीम खान का ब्रेन तो ये चलता है कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, क्योंकि कोर्ट में तो इन्होंने बोला हुआ है कि हमने नहीं मारा हिरन, और अगर माफ़ी मांगेंगे यानी कि मारा तो वो प्रूव हो जाएगा, काला हिरन वो प्रूव हो जाएगा, तो फिर कोर्ट केस वापस खुल जाएगा, जो खुला ही हुआ है, अभी बंद थोड़ी हुआ है वापस। तो हर सूरत में इनको जेल जाना पड़ेगा।
तो सलीम खान का वाजिब डर है भाई, अब बाप तो अपने बेटे को बचाएगा ना, कोशिश तो करेगा। पर मेरा कोई पुलिस केस थोड़ी, मैं थोड़ी गया पुलिस में, और मैंने तो पुलिस में गया था, आपने तो पुलिस को भी शायद खरीद लिया। हाँ, उन्होंने तो केस ही रजिस्टर नहीं किया, उसी की तहकीकात कर लो, तो ये एक और क्राइम हो जाएगा इनका। तो सलमान खान क्रिमिनल है और मुझे इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मेरे अगेंस्ट इन लोगों ने बहुत गलत किया है, बाकी बहुत लोगों के अगेंस्ट किया है, मुझे पता है। उन लोगों पे छोड़ता हूँ कि आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। और मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं पैसे से तो बिकूंगा नहीं सल्लू। आप जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सलमान खान घुटनों पे आए, अपने क्राइम एडमिट करे, जो गलतियाँ उन लोगों ने मेरे खिलाफ की, मेरा हक रिस्टोर करे। दबंग मेरा ब्रांड है, हाँ, जिस पे इन्होंने कब्जा किया है और बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत नाम कमाया है, ये सब झूठ है। सच बताएं और माफ़ी मांगे पब्लिक के सामने। मुझे मालूम है ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं, तो इनके साथ वही होगा जो इनके लिखा हुआ है। हाँ, हो सकता है जो नेपाल में हुआ वो हो, हाँ, पब्लिक इनको जूते मारे, तो इनको एक्सपोज करा दो। और पब्लिक से मेरा है कि भाई सलमान खान जहाँ दिखे उसको आईना दिखाओ, उसी की तरह एक्टिंग करो, वो ऐसे ऐसे देखो, हाँ, मुंह पे सीधा बात मत करो, जो इसको शर्म आएगी, इसकी नींद हराम कर दो। ये रात भर सोचता होगा मेरे बारे में बैठ के कि मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे कैसे खरीद सकता है ये, और बहुत संकेत आए, इसकी नींद हराम कर दो, ये पागल हो जाएगा ये आदमी। हाँ, हो ही चुका है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बना दिया है बीजेपी ने, इसको मैं पप्पू बनाऊं। अभी ऐसा भी हुआ है कि जो लोग सलमान के अगेंस्ट थोड़ा बहुत भी बोलते हैं तो वो बिग बॉस में भी जाते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं बिग बॉस। अगर आपको इन फ्यूचर बिग बॉस का ऑफर आता है तो क्या आप जाएंगे? मुझे पास्ट में आ चुका है। अच्छा। हाँ, ये ऑफर्स डायरेक्टली नहीं आते कभी भी प्रोड्यूसर से, इनडायरेक्टली ये लोग टो लेने के लिए। मेरे दिमाग में कि मैं सोच क्या रहा हूँ, अच्छा। तो चूंकि मैं विक्टिम हूँ इनके, तो ये लोग, इन लोग का सोचना क्या है कि उसको क्या ही चाहिए होगा, आ जाए बिग बॉस में, थोड़े पैसे बन जाएंगे। इनको लगता है यही है, ये है, घमंडी है ना, बाकी सब तो भिखारी हैं और सबको पैसे चाहिए होते हैं। तो नहीं भाई, तेरे पैसे के लिए मोहताज नहीं है, न तब कभी मांगे थे तेरे से पैसे, न आज मांग रहे हैं। और मेरे केस में तो मैं लूँगा भी नहीं तेरे पाप की कमाई। हाँ, मेरे हक की कमाई तो दे ना सका, तो पाप की कमाई क्या लूँ? मतलब पैसे से मेरा मुंह नहीं खरीद पाएंगे ये लोग। इन्होंने काफ़ी दर्द दिया है। वो मेरे जवानी के पीक के जो 15 साल खूबसूरत होने चाहिए थे, जब मुझे बहुत सारी फिल्में बनाने का मौका मिलना चाहिए था, वो 15 साल मेरे लौट के नहीं आएंगे। और मैंने फिल्में कभी पैसे के लिए नहीं बनाई, ना काम किया पैसे के लिए। हाँ, मैं अपने काम के पैसे लेता हूँ, पर मकसद पैसा कमाना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, इनको फिल्म मिल जाती है, बदतमीजी शुरू कर देते हैं, शूटिंग पे ना आना, बर्बादी करना। पर जनता को, पब्लिक को इनका सच जानने का अधिकार है, और वो तभी मानेगी जब वो मेरे मुंह से सुनेगी। और बहुत है तो एक अर्नब गोस्वामी ने इसके खिलाफ खोला था मोर्चा एक्सपोज करने की बात, तो इसने बिग बॉस पे खुले में बोला था हम चैनल बंद करा देते हैं। उसके बाद अर्नब गोस्वामी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, हाँ, फंसा के फेक केस में। तो ये हालत है इसकी। हाँ, ये अपने नेता, मंत्री, मिनिस्टर्स, आदित्य ठाकरे इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बनी थी तो उसके सेलिब्रेशन पार्टी इनके फार्म हाउस में हुई थी। फिर ये सब मेम्स हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये अधूरा सच है कि लड़कियों को करियर बनाना है तो पहले फार्म हाउस जाना पड़ता है। हाँ, ये सब कहानियाँ तो हम सुने, आपने भी सुनी होंगी जी। ऑफ कोर्स इनसे पूछा जाता तो ये डिनाई कर देते हैं, पर जनता सब जानती है। एंड आई फील इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये जेन जी ऐसा जनरेशन है, ये किसी के बाप की नहीं सुनते, दे आर द वंस हु आर सफरिंग। तो मैंने कई सारे मास्टर क्लासेस किए हैं जिसमें मैंने खुल के बोला है जेन जीज को, आओ बम्बई, मार के भगाओ इनको, दे डिजर्व इट। और ये तीनों खान, ये इनको त्रिमूर्ति बोलते हैं, सलमान, शाहरुख, इन बुड्ढों का राज खत्म नहीं होगा तो नया जनरेशन आ नहीं पाएगा। अभी एक सैयारा हिट हो गई तो अब लोगों को थोड़ी उम्मीद आने लगी है। तो ट्राई नहीं होने देते थे। वो लड़का अच्छा एक्टर है और लड़की तो क्या एक्ट्रेस है यार, बहुत प्यारी, अनीत पड्डा, शायद 21-22 साल की है। यस, सुपर्ब, क्या डेप्थ है परफॉर्मेंस। हाँ। मतलब अदरवाइज स्टोरी इज वेरी ऑर्डिनरी। ये फिल्म, इस तरह की फिल्में बहुत बनती थी, तो दोनों ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे दिए, गाने बहुत अच्छे हैं,
और इतना बिजनेस तो सलमान खान अब सपने में भी नहीं कर पाता। सलमान खान को 4 फिल्में करनी पड़ती हैं जितना फिर एक सैयारा ने कर दिया। Correct. तो इनकी तकलीफ ये है कि ये अपनी 150 करोड़ की सैलरी कैसे जस्टिफाई करें जब इनकी फिल्म कमा नहीं रही, इसलिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। इसलिए हो सकता है लोगों से कहते हो पैसे दो इतने तब मिलेंगे सलमान, क्योंकि कोई इन पे पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो बिक गई है जी इनकी गवर्नमेंट, बिक चुके हैं ये लोग। अब इनको बस वकीलों के पैसे देने हैं, हाँ, अपनी सिक्योरिटी के पैसे देने हैं। मैं तो भारत सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा इसकी सिक्योरिटी हटा दी जाए Y+। हाँ, इसको पैसे देने दो अपने बॉडीगार्ड्स को, शेरा को, और वो कौन है, और गोली चलेगी तो शेरा थोड़ी आएगा गोली खाने। ये तो बोलने वाली बात है कि मैं भाई के लिए जान लगा दूंगा। अब फिर किसी केस में, गुंडागर्दी के केस में शेरा का नाम आया था तो वो कह रहा था मैं तो सलमान भाई की घोड़ी हूँ, वो दूल्हा है, इस तरह के बयान दिए थे। तो ये सब बकवास है, दिखाने वाली चीज़ है। अगर बिग बॉस से सलमान खान एज अ होस्ट हट जाए और इस शो को कोई और होस्ट करता है तो क्या उस केस में आप बिग बॉस पे जाएंगे और अपनी